जंग। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 2, 6 एंड 7 दैट इज इंडिया 16 पीपीई, इंडिया 38 इंटेंजिबल असेट और इंडिया 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये कम्प्लीटली रिवाइज करवाने वाला हूं। जो भी इसमें कंसेप्ट होंगे अपन डिटेल में रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी जो अपन ने लेक्चर में विद क्वेश्चंस पूरा किया हुआ है इनको। तो चलिए सबसे पहले इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो ये इंडेक्स आपको बताएगा कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीज़ है और इसे बुक्स में आपको कब रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करना है तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये मेजरली इस इंडेक्स में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं पीपी किसे बोलेंगे। तो पीपी की डेफिनेशन इस इंडेक्स ने बताई है। पीपी आर टेंजिबल आइटम्स। पीपी एक टेंजिबल आइटम होगा। टेंजिबल आइटम मतलब जिसे आप टच कर सकते हैं। ऐसा टेंजिबल आइटम जो आपने बिजनेस में हेल्ड कर रखा है। आपने अपने बिजनेस में क्यों हेल्ड कर रखा है? फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अपने बिजनेस में जो आप जनरल नेचर में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं ऑर्डिनरी कोर्स में, उन गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन या सप्लाई में अगर कोई असेट काम में आ रही है तो उस असेट को आप पीपी बोल देंगे। एग्जाम्पल से समझिए, मैं बिजनेस करता हूं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके सेल करने का। तो वो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने में जो भी मशीन काम में आ रही होगी वो मेरी पीपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है। हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ गुड्स का एग्जांपल, मेरा बिजनेस मान लीजिए जयपुर में मेरा ऑफिस है, यहीं पे मेरी फैक्ट्री है, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर इंडिया जाता है। उसके लिए मैं ट्रक्स हैं मेरे पास और उन ट्रक्स से मैं डिलीवरी करवाता हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो वो ट्रक्स भी मेरे लिए पीपी हैं। क्यों? क्योंकि वो कैसी एसेट है? हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। और ऐसे ही हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज का एग्जांपल आप समझिए। मेरा बिजनेस है फर्नीचर को रेंट पे देने का। मेरा बिजनेस ही क्या चीज़ का है? फर्नीचर को रेंट पे देने का। तो मैं फर्नीचर को रेंट पे देता हूँ। मेरी बिजनेस का नेचर कैसा है? सर्विस है। फर्नीचर की सर्विस देता हूँ मैं, फर्नीचर को रेंट पे देने की सर्विस देता हूँ। यानी जो फर्नीचर है वो किस में काम में आता है? सर्विस देने में काम में आता है, रेंट की सर्विस देने में काम में आता है। तो ये फर्नीचर क्या हो जाएगा मेरे लिए? हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये भी मेरे लिए पीपी बन जाएगा। तो डेफिनेशन का एक पार्ट अपन ने समझा। कोई भी असेट जो आप अपने बिजनेस में हेल्ड करते हैं फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो आपकी पीपी होती है। या फिर कोई ऐसी असेट जो आपने अपने बिजनेस में हेल्ड कर रखी है, किस लिए? सिर्फ सामने वाले को रेंट पे देने के लिए। उस असेट को आप रेंट पे देते हैं। आपका बिजनेस नहीं है रेंट पे देने का, मेरा बिजनेस नहीं है उस पर्टिकुलर चीज को रेंट पे देने का, फिर भी मैं उसको रेंट पे देता हूं। एग्जांपल से समझिए, जैसे मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके सेल करने का। मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा फर्नीचर रखा हुआ था। उस फर्नीचर को मैंने किसी को रेंट पर दे दिया। उस फर्नीचर को मैंने रेंट पर दे दिया तो ये फर्नीचर है, ये फिर भी मेरी पीपी बन जाएगा। क्योंकि अब ये डेफिनेशन के कौन से पार्ट में आ गया? टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। टेंजिबल आइटम हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स। रेंटल टू अदर्स में मैंने एक बार के लिए अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है। इसका क्या लिंक है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। इसके बाद हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। कोई भी एसेट है मेरे पास जो एडमिन पर्पस से काम में आ रही है। एडमिन पर्पस से काम में आने का मतलब मेरी ऑफिस की जो बिल्डिंग है, ऑफिस की बिल्डिंग के अंदर ऑफिस के स्टाफ बैठते हैं, मार्केटिंग वाले लोग बैठते हैं, अकाउंटिंग वाले लोग बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं। तो ये जो ऑफिस की बिल्डिंग है, ना ये प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स में काम में आ रही है, ना ही ये रेंटल टू अदर्स है, फिर भी ये मेरी पीपी है। क्यों? क्योंकि ये एडमिन पर्पस से काम में आ रही है। एडमिन पर्पस से काम में आ रही है तो भी आपकी पीपी है। और एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे ऑफिस की जो बिल्डिंग है उसमें फर्नीचर लगा हुआ है जिसमें मेरी ऑफिस की जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो रखे जाते हैं। तो वो फर्नीचर जो है वो भी एडमिन पर्पस से काम में आ रहा है तो वो भी पीपी है। जैसे एम्प्लॉय को हर उनके डेस्क पर लैपटॉप हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो काम कर सके, तो वो लैपटॉप भी मेरे लिए पीपी है। तो पीपी के डेफिनेशन में हर वो असेट आएगी जो बिजनेस में किस चीज में यूज में आ रही है? प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या रेंटल टू अदर्स, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इसके बाद इनमें से कोई भी एक कंडीशन मीट हो जाए, प्लस एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है वो और मीट कर देगी अगर ये असेट, तो इसे मान लेंगे पीपी। वो क्या कंडीशन है? ये जो यूज में आ रही है वो उस यूज में मोर देन 1 पीरियड के लिए आएगी। उसका यूज हम मोर देन 1 पीरियड के लिए अगर कर सकते हैं, वो जो यूज में आएगी उसको हम मोर देन 1 पीरियड के लिए अगर काम में ले सकते हैं तो वो पीपी है। तो मोर देन 1 पीरियड का क्या मतलब है? 1 पीरियड का यहाँ पे मतलब है 1 अकाउंटिंग पीरियड। 1 अकाउंटिंग पीरियड जो कि जनरली 12 मंथ्स होता है। जो हम अकाउंटिंग करते हैं जनरली 12 मंथ्स की करते हैं। पर कोई कंपनी मान लीजिए अकाउंटिंग पीरियड 9 मंथ्स या 15 मंथ्स का फॉलो करती है तो उनके लिए हो जाएगा वही चीज 1 पीरियड। तो आप 1 पीरियड को जनरली 12 मंथ्स मान के चलिए, क्योंकि 1 पीरियड का मतलब 1 अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही है।
यानी एक असेट है, मान लीजिए जो ऑफिस की बिल्डिंग है, तो अगर ये ऑफिस की बिल्डिंग मोर देन 12 मंथ तक काम में आएगी तो यानी ये पीपीई है। जैसे मेरी मशीनरी है तो वो मशीनरी अगर मोर देन 12 मंथ्स के काम में आएगी तो वो पीपीई है। तो यानी आपकी एक कंडीशन तो हेल्ड फॉर यूज वाली होनी चाहिए फुलफिल, और दूसरी कंडीशन आपकी मोर देन 1 मंथ मोर देन 1 पीरियड वाली आपकी फुलफिल हो जानी चाहिए, तो उसे हम पीपीई बोल देंगे। इतना आपको समझ में आ गया तो अब आ जाइए एक नोट नंबर 1। सबसे पहले हम नोट नंबर 1 की बात करते हैं। पीपी की डेफिनेशन में ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज प्रॉपर्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि रेंटल टू अदर्स में अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग का कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बताया पीपी ने। लैंड एंड बिल्डिंग को हम इंडियस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। इंडियस लैंड एंड बिल्डिंग को प्रॉपर्टी बोलता है, यानी प्रॉपर्टी वर्ड दिख जाए आपको समझ जाना है लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है। तो यानी कोई भी प्रॉपर्टी मैंने हेल्ड कर रखी है फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेज। कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग मैंने हेल्ड कर रखी है किस चीज के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। यानी मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो क्या होगी, मेरी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पीपी, और उस पर इंडिया 16 लगेगा। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मेरे काम में आ रही है सप्लाई ऑफ गुड्स में, कोई लैंड एंड बिल्डिंग का मैं काम में किस चीज में ले रहा हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स में उसका काम में ले रहा हूँ। यानी मान लीजिए मेरी स्टोर है, रिटेल स्टोर है, वहां से मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो वो जो बिल्डिंग है रिटेल स्टोर की बिल्डिंग है वो कहाँ काम में आ रही है, बिजनेस के यूज में आ रही है, तो वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, इंडिया 16 पीपी की आप अकाउंटिंग करेंगे। और जो ऑफिस की बिल्डिंग है तो वो किस यूज में आ रही है, एडमिन पर्पज से, तो इसे भी आप ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे और इस पे भी आप इंडिया 16 अप्लाई करेंगे, पीपी वाली अकाउंटिंग इसकी हो जाएगी। पर कोई लैंड और बिल्डिंग है जिसको मैंने रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है, रेंटल टू अदर्स के लिए रखा हुआ है, यानी रेंटल टू अदर्स किसी को रेंट पे देता हूं मैं लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो मेरी पीपी नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उस पर अप्लाई हो जाएगा इंडिया 40। यानी मेरे पास एक बिल्डिंग रखी हुई थी जिसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो इस बिल्डिंग को हम क्लासीफाई करेंगे एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के हेड में ये जाएगा और इस पे इंडिया 40 इसकी अकाउंटिंग बताएगा। ठीक है, तो रेंटल टू अदर्स होती है लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। अब रेंटल टू अदर्स में भी थोड़ा और डिटेल में मैं जाके आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरा बिजनेस है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करके सेल करने का, और मेरे पास एक बिल्डिंग रखी हुई थी जिसको मैंने रेंट पे दे दिया, तो ये बिल्डिंग क्या है, रेंटल टू अदर्स के लिए, तो इस पे इंडिया 40 लगेगा। लेकिन अब मैं बोलूँ आपको मेरा बिजनेस है लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देने का, मेरा बिजनेस ही है लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देने का, और एक बिल्डिंग थी जिसको मैंने रेंट पे दिया, बताओ इसे कहाँ क्लासीफाई करूँ। ये क्लासीफाई होगी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसे हम पीपी मानेंगे और इंडिया 16 लगेगा। क्यों, देखिए डेफिनेशन पढ़िए, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब की बार ये कहाँ काम में आ रही है, फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मेरा बिजनेस क्या है, लैंड और बिल्डिंग को रेंट पे देने का, तो वो सर्विस देने की ये बिल्डिंग काम में आ रही है, तो ये क्या बन गई, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। यानी बस आपको लैंड एंड बिल्डिंग के केस में हमेशा ये सोचना है, क्या मेरा बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देने का है, अगर है तो वो बिल्डिंग जो है वो मेरी पीपी होगी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे देने का नहीं है, फिर भी मैं लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दे देता हूं, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। रेंट वर्ड को मैं टेक्निकल लैंग्वेज में लीज भी बोल देता हूं। ठीक है, लैंड जो आपका रेंट वर्ड होता है, रेंट पे देना, किसी भी चीज को रेंट पे देने को आप टेक्निकली लीजिंग भी बोल सकते हैं, टेक्निकली लीजिंग भी बोल सकते हैं। टेक्निकली जो आप लीजिंग वर्ड पढ़ते हैं ना, वो लीजिंग कुछ भी नहीं है, किसी भी चीज को रेंट पे देने को ही हम टेक्निकल वर्ड में लीजिंग बोल देते हैं। इसलिए मैंने रेंटल टू अदर्स के ब्रैकेट में लिखा है ऑपरेटिंग लीज, इसलिए यहाँ पे इसके ब्रैकेट में लिखा है ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हैं किसी को, यानी रेंट पे दे रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जनरली। अगर मेरा बिजनेस रेंट पे देने का नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग को, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। या फिर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर कैपिटल अप्रिशिएशन। मैं मार्केट में गया, एक लैंड मुझे दिखाई दी और वो आज 2 करोड़ की मिल रही है, और मुझे लग रहा है इसकी प्राइस बहुत अच्छी खासी बढ़ जाएगी, तो मैंने बस वो लैंड परचेस कर ली। क्यों परचेस करी, ताकि इसमें कैपिटल अप्रिशिएशन हो। यानी ये लैंड एंड बिल्डिंग मैंने क्यों रख रखी है, कैपिटल अप्रिशिएशन के पर्पज से, तो भी इसे आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई करेंगे और इंडिया 40 लगाएंगे, इसे पीपी नहीं बोलेंगे। या फिर मान लीजिए मेरे पास खूब सारा पैसा था, बस एक लैंड दिखाई दी और मैंने परचेस कर ली, बस मैंने कुछ नहीं सोचा, बस पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, यानी अनडिटरमाइंड यूज के लिए। अनडिटरमाइंड यूज के लिए भी कोई लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास जिसका कोई यूज अभी तक डिटरमाइन किया ही नहीं है, बस खाली रखी है, तो उसे भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे और इंडिया 40 लगाएंगे। इसका सिंपल सा लॉजिक है, एक तरीके से ये आपके इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए एक सेपरेट इंडेक्स बना दिया गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो इन पे अप्लाई हो जाता है। तो देखो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स नोट डाउन करें जिससे आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस है बिल्डिंग को रेंट पर देने का, तो मेरे लिए जो भी बिल्डिंग होगी वो मेरे लिए क्या होगी, पीपी, क्योंकि हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज वाली डेफिनेशन में आ जाएगी, यानी ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएगी।
लेकिन मेरा बिजनेस है मोबाइल फ़ोन बेचने का और मैं बिल्डिंग को रेंट पे देता हूँ, तो जो मेरे लिए बिल्डिंग होंगी वो क्या होंगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, क्योंकि ये हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स है। मैं किसी और असेट को लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा मैं किसी भी असेट को अगर रेंट पे देता हूँ, चाहे मेरा बिजनेस उस पर्टिकुलर असेट को रेंट पे देने का है या नहीं है, तो भी वो असेट मेरे लिए क्या होगी, पीपी। ये हमने पीपी की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया था, मैंने आपको समझा भी दिया था फर्नीचर के एग्जांपल से। अगर फर्नीचर को मैं रेंट पे देता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है, तो वो किसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर्स, पीपी में। और अगर फर्नीचर को रेंट पे देने का मेरा बिजनेस है और फर्नीचर को मैं रेंट पे देता हूँ, तो वो डेफिनेशन के कौन से पार्ट में आ जाएगी, हेल्ड फॉर यूज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कोई भी अदर असेट, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी अदर असेट, उसको अगर मैं रेंट पे देता हूं, चाहे मेरा बिजनेस है रेंट पे देने का या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा पीपी ही होगी। इसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग या फिर कंपनी के क्वार्टर, जिनमें मैं अपने स्टाफ को रोकता हूं, मेरा जो स्टाफ होता है उसको मैं रहने के लिए जो जगह देता हूं, वो सब हमेशा क्या होंगे, वो पीपीई होंगे। क्यों, क्योंकि ये किस में आ रहे हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग कहाँ आ जाती है, हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑफिस बिल्डिंग और कंपनी क्वार्टर्स एडमिन पर्पज से काम में आ रहे हैं बिजनेस के, तो ये हमेशा पीपीई होंगे, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बन जाएंगे। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है, लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मेरा बिजनेस है लैंड एंड बिल्डिंग को परचेस करना और सेल करना, यही मेरा बिजनेस है। तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरे लिए क्या होगा, सर जिस चीज में आप जनरली बिजनेस में डील करते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स में डील करते हैं, वो आपके लिए क्या होती है, इन्वेंट्री। ऑलरेडी अपन इंड AS 2 में देख चुके हैं, तो ये आपका हो जाएगा इन्वेंट्री। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए जिससे आपको इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी। इसके बाद नोट नंबर 2, पीपी की डेफिनेशन में ट्रीटमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स। स्पेयर पार्ट्स और स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सर सबसे पहले बताओ स्पेयर पार्ट्स होते क्या हैं। स्पेयर पार्ट्स बस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर असेट के आपके। इसको नॉर्मल एग्जांपल से देखिए, मेरे पास एक कार है जिसमें ऑलरेडी टायर्स लगे हुए हैं, क्योंकि कार में टायर्स ही नहीं होंगे तो कार कोई काम की नहीं है। लेकिन फिर भी जब मैं अगर दूर ट्रैवल करता हूं तो कार में एक एक्स्ट्रा टायर मेरे साथ रखता हूं, कहीं भी अगर बीच में कोई टायर पंचर होता है या खराब हो जाता है तो मैं टायर चेंज कर सकूं और गाड़ी आगे ले जा सकूं। तो वो जो टायर एक्स्ट्रा टायर है वो स्पेयर पार्ट का ही काम कर रहा है। तो ऐसे ही जो बड़े कंपनीज होती है उनके यहाँ मशीन्स लगती हैं, हर मशीन के कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खराब हो जाते हैं और आपको उनको चेंज करना पड़ता है, जिनमें जनरली एग्जाम्पल है बियरिंग्स, स्क्रूज वगैरह। ये क्या होते हैं, एक मशीन है उसमें जनरली मोटर्स लगती है और मोटर्स में होती हैं छोटी छोटी बियरिंग्स होती हैं राउंड शेप की, जो कि जैसे जैसे मशीन चलती है वो घिसती चली जाती हैं और वो खराब हो जाती है, एक टाइम के बाद आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। तो कंपनी जब मशीन परचेस करती है तो ये जो उसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी एक साथ एक्स्ट्रा में परचेस करके रख लेती है। तो मान लीजिए मैंने 1000 स्पेयर पार्ट्स एक्स्ट्रा में परचेस करके रख लिए एक मशीन के, तो अब इन स्पेयर पार्ट्स की अकाउंटिंग कैसे करूं। ऐसे स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स होते हैं। स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स का एग्जांपल है फायर एक्सटिंग्विशर। मेरे बिजनेस में मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स रखता हूं, क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट की रेगुलेशन है या किसी भी रीजन की वजह से और बड़ा मेरा बिजनेस है, इस तरीके का बिजनेस है कि रिस्क हो सकती है फायर की, तो भी मैं फायर एक्सटिंग्विशर्स रखता हूँ। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है इन्हें क्या क्लासीफाई करूँ, इन्हें कहाँ पे शो करूँ मेरी बुक्स में। तो उसके लिए इस इंड AS ने बोला अगर स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स और स्पेयर पार्ट्स पीपी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, पीपी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, तो आप इन्हें पीपी मान के पीपी वाली अकाउंटिंग लगा दो, अदरवाइज सिंपल सा इन पे इन्वेंट्री लगा दो। अगर ये पीपी की डेफिनेशन में नहीं आते तो आप इन्हें इन्वेंट्री मान लो, इंड AS 2 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर दो। बस इतना सा ध्यान रखना आपको, इसमें कुछ ज्यादा समझने जैसा है नहीं आपके लिए। पीपी के डेफिनेशन में कब आएंगे, देखो हेल्ड फॉर यूज तो ये हमेशा होंगे, बस सेकंड वाला पार्ट है मोर देन 12 मंथ्स काम में आने चाहिए। यानी मान लीजिए जो बियरिंग्स है वो मुझे मशीन में मुझे पता चला कि 15 मंथ्स में, हर 15 मंथ्स में बियरिंग्स मुझे रिप्लेस करनी पड़ती है, यानी 12 मंथ से ज्यादा काम में आएगा ये स्पेयर पार्ट, तो ये पीपी हो जाएगा। लेकिन मुझे पता चला कि जो बियरिंग्स है वो हर 9 मंथ्स में रिप्लेस करनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा, पीपी की डेफिनेशन में नहीं आ रहा क्योंकि ये 12 मंथ से कम में काम में आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया देखिए। अब सेकंड टॉपिक इस इंड AS में रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हमने समझ लिया पीपी क्या होती है, तो अब इस पीपी को बुक्स में कब रिकॉर्ड करें, इस पीपी को बुक्स में कब रिकॉर्ड करें वो बताता है आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। ये एकदम फालतू चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको बता देगा ये पीपी है और इसकी कॉस्ट बताओ, तो इसका कोई रोल ही नहीं है एग्जाम में। पीपी का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इन्होंने बोला कि पीपी को आप बुक्स में जब भी रिकॉर्ड करेंगे जब आपको लगे इस पर्टिकुलर पीपी से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हो, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हो। तो फ्यूचर में तो बेनिफिट मिलेंगे ही ना, कोई भी असेट है तो असेट तभी होती है जब उससे बेनिफिट मिलेंगे, बिना बेनिफिट मिले वो असेट ही नहीं है।
तो ये डेफिनेशन तो बिल्कुल फालतू है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बिल्कुल फालतू चीज़ है। दूसरी कंडीशन है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की कि इसकी कॉस्ट आप मेजर कर सकते हो। कॉस्ट अगर मेजर कर सकते हो तो ही बुक्स में रिकॉर्ड करना। भाई जब मैं कॉस्ट मेजर ही नहीं कर पाऊंगा कि ये पीपी कितने रुपए की है, तो बुक्स में अकाउंटिंग क्या कर लूंगा, डेबिट क्रेडिट बस खाली छोड़ दूंगा क्या? बुक्स में तो अकाउंटिंग ही होती है, और अकाउंटिंग किसके टर्म्स में होती है? पैसों के टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। तो यानी इसकी कॉस्ट ही नहीं पता कर सकता तो अकाउंटिंग क्या खाक कर लूंगा मैं। तो यानी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कोई काम का नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रैक्टिकल लाइफ भी फालतू की चीज़ है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप इसका कुछ नहीं कर सकते, तो ये फालतू में बस दे रखा है, आपको एक बार पढ़ लेना है। अब आ जाइए इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। मुझे पता चल गया कि पीपी का क्या मतलब है, पीपी को बुक्स में कब रिकॉर्ड करेंगे। तो मुझे पता चल चुका है बुक्स में मेरे को पीपी रिकॉर्ड करनी है। तो मैं पहली बार जब पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा तो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं? पहली बार पीपी को जब मैं बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं तो किस वैल्यू पे करूं, वो आपको बताएगा इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। ये आपको बताता है टॉपिक। ये बोलता है अगर आपने पीपी परचेस करी है या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है, आपने पीपी परचेस करी है या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करी है। जरूरी थोड़ी ना मैं पीपी परचेस करूं, मैं खुद से भी बनवा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे ऑफिस की बिल्डिंग चाहिए तो मैं या तो बिल्डिंग तैयार खरीद लूं, बनी बनाई बिल्डिंग, या फिर हो सकता है मैं एक लैंड लूं और उस लैंड पे लेबर वगैरह हायर करके बिल्डिंग मेरे अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाऊं। तो पीपी परचेस्ड भी हो सकती है और सेल्फ कंस्ट्रक्टेड भी हो सकती है। तो अगर पीपी परचेस्ड या सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो उस केस में आप इनिशियल रिकॉग्निशन किस वैल्यू पे करेंगे? तो इंडियस ने बोला आप इनिशियली पीपी को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। जो भी उसकी कॉस्ट आएगी परचेस करने की या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करने की, उस कॉस्ट पे आप रिकॉर्ड कर लीजिए। तो कॉस्ट का क्या मीनिंग है? तो कॉस्ट के लिए इंडियस ने बस एक लाइन में बोला कॉस्ट इंक्लूड्स एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग पीपी टू लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। यानी उस पीपी को ऐसी लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जिसमें मैनेजमेंट चाहता था, कंपनी का मैनेजमेंट चाहता था, उस लोकेशन और कंडीशन में लाने के जितने भी जरूरी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आप इंक्लूड कर लीजिए, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट हो जाएंगे। तो समझिए कॉस्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी। बस जो मैं कंपोनेंट्स बताने जा रहा हूं इनको याद रख लेना, एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं मिलने वाला कुछ भी। सबसे पहले परचेज प्राइस। मान लीजिए मैं मशीन परचेज कर रहा हूं तो परचेज प्राइस तो आनी ही आनी है, ऑब्वियस सी बात है। परचेज प्राइस के बिना तो क्या ही होगा, वो मशीन मिलेगी थोड़ी ना आपको। तो परचेज प्राइस, इसमें से माइनस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट। आपको सामने वाले ने कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट दी है तो वो आप लेस कर दीजिए। क्यों लेस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट? ये मैंने इन्वेंट्री का जब रिवीजन करवाया था उसमें इसका रीजन दिया है। बिल्कुल सेम चीजें चलती हैं इनके अंदर, तो ये रीजन वापस देने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो में आप सुन लीजिएगा इसका रीजन। इसके बाद प्लस आप करेंगे इसमें इंपोर्ट ड्यूटी एंड परचेज टैक्सेस लाइक एंट्री टैक्स, जीएसटी एटसेट्रा। आप इंपोर्ट ड्यूटी और परचेज के जो टैक्सेस हैं उनको ऐड करेंगे। परचेज टैक्सेस यानी एंट्री टैक्स, जीएसटी वगैरह। देखो जनरली जीएसटी लगता है, एक एंट्री टैक्स भी होता है। एंट्री टैक्स क्या होता है? जब एक गुड्स एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आते हैं, मान लीजिए राजस्थान से कोई आइटम गुजरात के अंदर आ रहा है, राजस्थान से आइटम गुजरात के अंदर आ रहा है, तो गुजरात वाली गवर्नमेंट उस पर एंट्री टैक्स लगाएगी कि हमारे स्टेट में एंट्री हो रही है तो हम टैक्स लगाएंगे। पर ये क्या हो चुके हैं, जनरली जीएसटी के आने की वजह से ये बंद हो चुके हैं एंट्री टैक्स वगैरह मेजरली। हो सकता है कोई रेयरली बच रहे हों, क्योंकि मैं टैक्स तो पढ़ाता नहीं तो इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता सकता, पर बच रहे हों तो एक अलग बात है। बाकी मेजरली जीएसटी के कारण सब बंद हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आईसीआई क्या क्वेश्चन में आपको दे सकता है एंट्री टैक्स नाम से वर्डिंग, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं समझना है ये क्या चीज आ गई, ये भी परचेस रिलेटेड टैक्सेस है। तो इंपोर्ट ड्यूटी या परचेस रिलेटेड कोई भी टैक्सेस हैं वो आपको ऐड कर लेने हैं अगर वो नॉन रिफंडेबल है। अगर वो रिफंडेबल है तो कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि उनका आपको रिफंड मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली कॉस्ट कहाँ लगी आपकी? मान लीजिए 100 रुपए का मेरे पास एक बार टैक्स गया, वो वापस से रिफंड आ जाएगा, तो कॉस्ट तो लगी नहीं, तो क्यों कॉस्ट का पार्ट बनाना? तो नॉन रिफंडेबल होगा तो ही इंक्लूड होगा कोई भी टैक्स। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स है, ये कब लगेगा? ये तभी लगेगा जब आप बिल्डिंग वगैरह एक्वायर करेंगे, लैंड वगैरह एक्वायर करेंगे। ये इसलिए लगता है कि सामने वाले के नाम पे पहले एक लैंड रजिस्टर्ड थी, उसको मैं परचेज कर रहा हूं तो अब मेरे नाम पे रजिस्टर्ड होगी, तो इस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स लग सकता है। वो क्वेश्चन में गिवन होगा तो आपको कंसीडर करना है, और ये भी तभी कंसीडर करना है जब नॉन रिफंडेबल हो। क्वेश्चन में बोले प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स इज रिकवरेबल या रिफंडेबल, तो आपको इंक्लूड नहीं करना है। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट या लीगल फी या लीगल कॉस्ट। स्टाम्प ड्यूटी कॉस्ट ये भी जनरली लैंड के केस में होती है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जब आप परचेस करते हैं तो स्टाम्प पेपर पे आपकी रजिस्ट्री होती है, उसकी कोई कॉस्ट आ रही है वो इंक्लूड करिए, क्योंकि इसके बिना तो आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग आएगी नहीं प्रॉपर्टी। आपको तो वो सारी कॉस्ट लेनी है जो आपको पीपी को लोकेशन और कंडीशन में लाने का काम करे, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट चाहता है। या फिर कोई अदर लीगल फी या कॉस्ट इंकर करनी पड़ी, वो भी इंक्लूड कर लीजिए। इसके बाद एक और कॉस्ट होती है वन टाइम ज्वाइनिंग फी ऑफ बिल्डिंग एसोसिएशन, ये भी केवल प्रॉपर्टी के केस में होगी। ये क्या कॉस्ट होती है,
इसको समझिए। मान लीजिए एक सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उसमें से मैंने एक फ्लैट परचेस करा, तो फ्लैट परचेस करा तो फ्लैट की कॉस्ट तो मैंने पे कर दी, जो भी कॉस्ट थी। उसके अलावा उस सोसाइटी में फ्लैट परचेस करने पर उस सोसाइटी का एक पूरा एसोसिएशन था, और उसमें ये रूल था कि कोई भी बंदा पहली बार इस सोसाइटी में आएगा तो उसको वन टाइम ज्वाइनिंग फी या मेंबरशिप देनी पड़ेगी, एक बार जिंदगी में, एक बार जैसे ही वो पहली बार आएगा इस सोसाइटी में आएगा पहली बार, तो उसको एक वन टाइम ज्वाइनिंग फी या मेंबरशिप फी भी देनी पड़ेगी। तो यानी वो भी आपकी उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, क्योंकि उसके बिना आप उस प्रॉपर्टी को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो, तो वो भी आपको उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ खर्चा आपको दे रखा है तो क्वेश्चन में। इसके बाद इनिशियल डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये जनरली होगी, मान लीजिए मैंने मशीन परचेज करी और वो मशीन मेरी फैक्ट्री में इंस्टॉल होनी है, तो मेरी फैक्ट्री तक लाने की जो भी डिलीवरी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो मेरे को इंक्लूड करनी है। कोई अदर हैंडलिंग कॉस्ट होगी तो वो भी ले लेनी है। हैंडलिंग कॉस्ट यानी लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इन्वेंट्री वाले में भी आपके साथ डिस्कशन किया हुआ है इसका। इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबलिंग कॉस्ट क्या है, मैंने मशीन मंगवा तो ली पर वो मशीन का कुछ इंस्टॉलेशन होना है, बिना इंस्टॉलेशन की मशीन काम की नहीं है। तो मशीन लोकेशन और कंडीशन में कब आएगी, जिसमें मैनेजमेंट चाहता है, मैनेजमेंट तो ऐसा चाहता है बस ये मशीन प्रोडक्ट बनाना चालू कर दे, इस कंडीशन में आ जाए, तो उस कंडीशन में आने के लिए इसका इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग होना जरूरी है, तो वो कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसके बाद कोई प्रोफेशनल फ़ी, कंसल्टेंट फ़ी या एडवाइज़र फ़ी आपको देनी पड़ी है तो वो भी आपको इंक्लूड करनी है। ये कब देनी पड़ती है, एक बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, उनको जैसे कोई मशीनरी वगैरह परचेस करनी होती है, तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मार्केट में चले गए और परचेस कर ली, ऐसा नहीं करते वो लोग। हमें तो कुछ भी चाहिए होता है मार्केट में जाके परचेस कर लेते हैं, पर हम लोग भी क्या करते हैं कि उस चीज़ का एक बार पहले रिव्यू पता करते हैं, उसका एक रिव्यू देखते हैं। आप यूट्यूब वगैरह पे सुनते हो, वीडियोस वगैरह देखते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन लेना है तो इसके क्या क्या रिव्यूज़ हैं, ये लैपटॉप लेना है तो इसकी क्या डिटेल्स है, वो सब तो छोड़ो, आप जैसे क्लासेस वगैरह लेते हो तो उसके लिए भी रिव्यू देखते हो, बाकी अदर स्टूडेंट से पूछते हो कैसा क्या है, तो हम हर चीज़ के ऐसे रिव्यू लेते हैं। पर जब एक लार्ज स्केल में बहुत बड़ी कंपनी काम कर रही है तो उसकी जो मशीन्स है वो भी करोड़्स में आती हैं, तो वो उसके लिए एक प्रोफेशनल के पास जाती हैं और उससे एडवाइस लेती हैं कि हम इस तरीके के बिजनेस में जाना चाह रहे हैं और उसके लिए एक इस तरीके की मशीन चाहिए हमें जो ऐसा प्रोडक्ट बना सके, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सके एनुअली कम से कम। तो फिर वो प्रोफेशनल बताएगा आप एक काम करिए इस कंपनी का ये वाला मॉडल लीजिए, वो पूरी डिटेल के साथ आपको बताएगा, क्योंकि इसमें कॉस्ट भी कम पड़ रही है आपकी मैन्युफैक्चरिंग की, मशीन भी एक सही रेट में आ जाएगी और ये अच्छे से काम भी करती है। तो ऐसा कोई प्रोफेशनल वगैरह को आपको फ़ी देनी पड़ी तो वो भी आपको इंक्लूड करनी है। ऐसी फ़ी आपकी बिल्डिंग वगैरह के भी केस में भी होती है। मान लीजिए मैं अपनी खुद की लैंड पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड पीपी, तो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए मैं एक आर्किटेक्ट के पास गया, उसे नक्शा तैयार करवाया, बिल्डिंग कैसे बनेगी, किस तरीके से क्या क्या फ्लोर प्लान है, सब कुछ मैंने उससे बनवाया, तो उस आर्किटेक्ट को जो फ़ी दी वो भी इंक्लूड करनी है। तो उस प्रोफेशनल का नाम भी दे सकता है क्वेश्चन में, वो आपको इंक्लूड करना है। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ये भी जनरली बिल्डिंग वगैरह बनाने की कॉस्ट में आती है जब आप खुद से बनाते हैं। जब आप बिल्डिंग बनाते हैं ना तो उस लैंड को आपको लेवल पे लाना होता है, लैंड हो सकता है ऊपर नीचे हो, तो उसकी लेवलिंग करनी होती है, उसकी नींव बेस जो है वो अच्छे से तैयार करना पड़ता है, तो उसमें साइट प्रिपरेशन कॉस्ट लगती है, जिसे हम कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ लैंड भी बोल सकते हैं। तो ऐसी कोई कॉस्ट है तो वो भी आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद बिल्डिंग प्लान अप्रूवल या परमिशन कॉस्ट, ये कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी है, ये भी आपकी लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ही होती है। ये क्या कॉस्ट है, मान लीजिए मेरे पास एक लैंड है, उसके सामने 40 फीट का रोड है, उस लैंड पे मैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में मुझे मेरी जो नियरेस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है मेरी सिटी की, उसके पास जाके अप्रूवल लेनी पड़ती है कि मेरा यहाँ पे एक प्लॉट है और इस पर इतने फ्लोर की मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। आपको पूरा आर्किटेक्ट का प्लान दिखाना पड़ेगा कि किस किस तरीके से आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। वो अथॉरिटी जब अप्रूवल दे देगी तभी आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपकी बिल्डिंग वगैरह पे स्टे आ सकता है। तो ऐसे केस में आपकी हो सकता है अप्रूवल लेने के लिए कोई कॉस्ट लगी हो, तो वो कॉस्ट भी उस बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, वो अप्रूवल नहीं लेते तो बिल्डिंग बना थोड़ा ना सकते थे, तो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल परमिशन कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल लेबर और ओवरहेड कॉस्ट अगर आपकी कोई लग रही है कंस्ट्रक्शन पे, वो भी लेनी है। बिल्डिंग बना रहा हूँ तो उस पर सीमेंट भी लगेगी, ईंटें भी लगेंगी, तो वो सारी कॉस्ट आएगी। इसके अलावा लेबर को भी पैसा देना पड़ेगा, कोई अदर ओवरहेड का खर्चा आ रहा है वो भी आपको इंक्लूड करना है। ऐसे एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नाम से भी क्वेश्चन में दे सकता है, वो आपको इंक्लूड करना है। आपने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हायर करें उनकी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट। इसके बाद टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट भी आपको इंक्लूड करनी है। मैंने मान लीजिए एक मशीन परचेज करी, अब मशीन परचेज करते ही मैं इंस्टॉल करते ही
मान लीजिए मुझे 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी थी, तो मैं एक साथ 1 लाख यूनिट्स का रॉ मटेरियल डाल के प्रोड्यूस करना चालू कर दूंगा? नहीं, कोई भी अगर अच्छी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी तो ऐसा काम नहीं करेगी, ऐसी गलती नहीं करेगी। और ये कॉस्ट जनरली तब होती है जब हम खुद की एक असेट तैयार करवाते हैं, खुद की पीपी तैयार करवाते हैं। तो मैं खुद की मशीन तैयार करवाऊंगा, उसमें भी हो सकती है और परचेस मशीन में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। आप पहले टेस्ट करते हो उस चीज़ को कि ये सही से काम तो कर रही है ना। मान लीजिए मैंने बहुत बढ़िया कंपनी की मशीन परचेस कर ली, तो फिर भी मैं एक साथ पहली बार में उससे अच्छा पूरा रॉ मटेरियल डाल के मैन्युफैक्चरिंग करना डायरेक्टली चालू नहीं करूंगा। पहले मैं कुछ क्वांटिटी में रॉ मटेरियल डाल के उसको टेस्ट करूंगा कि कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, सही से प्रोडक्शन तो हो रहा है ना, कोई वेस्टेज तो नहीं हो रहा ना, प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा ना। तो ये सब में अगर कोई टेस्टिंग रिलेटेड कॉस्ट आ रही है वो भी आपको इंक्लूड करनी है। इसके बाद कोई अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो इंक्लूड कर लो। अब सबसे लास्ट में एक कॉस्ट और बच जाती है जो आपको इंक्लूड करनी है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और आपकी डिमोलिशन कॉस्ट। ये कॉस्ट और आपको इंक्लूड करनी होती है। ये कॉस्ट क्या होती है, इसको एग्जांपल से समझ लो आप लोग। ये कॉस्ट का क्या मतलब है, मान लीजिए मैंने एक लैंड लीज पर ली, एक लैंड मैंने लीज पर ली 5 ईयर्स के लिए, तो 5 ईयर्स बाद वो लैंड मुझे वापस देनी है। इस लैंड पे मैं ना 5 ईयर्स के लिए मैंने लीज पे लिए, तो मैं इस पे अपनी ऑफिस की बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, एक ऑफिस की बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ। तो इस लैंड पे जो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा वो बताओ मेरी पीपी होगी या नहीं होगी। पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछूं, तो आप बस डेफिनेशन में देख लो। डेफिनेशन में आ रहा है हेल्ड फॉर एडमिन पर्पस एंड एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स। 5 साल के लिए तो ये बिल्डिंग काम में आएगी ना मेरे लिए। 5 साल बाद ये लैंड वापस देनी है लीज पे जो मैंने ली थी, तो यानी ये जो बिल्डिंग मैं इस लैंड पे बनाऊंगा वो मेरे लिए पीपी होगी। तो उसकी कॉस्ट में जो जो खर्चे लगेंगे वो सारे इंक्लूड कर लूंगा। उसके बाद देखो क्या हुआ, जिस इंसान से मैंने लैंड लीज पे ली थी उसने मुझे क्या बोला कि 5 साल बाद जब आप ये लैंड मुझे वापस करोगे ना, तो जिस कंडीशन में मैं आपको लैंड दे रहा हूँ, यानी बिल्कुल प्लेन लैंड दे रहा हूँ, आप मुझे वापस प्लेन लैंड करके देना। इस पे आप कुछ भी करो, 5 साल तक जो करना है करो, लेकिन 5 साल बाद मुझे एज इट इज खाली प्लेन लैंड देना। यानी इस लैंड पे मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, तो 5 साल बाद जब ये लैंड वापस देनी है तो इस बिल्डिंग को तोड़ूंगा मैं, इस बिल्डिंग को मुझे तोड़ना पड़ेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि सामने वाले को लैंड प्लेन करके देनी है, खाली करके देनी है। तो यानी इस पीपी को जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी, 5 साल की बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ है, उस दिन जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होगी मुझे कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। उस कॉस्ट को ही बोला जाता है डिसमेंटलिंग, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन या डिमोलिशन कॉस्ट। ये जनरली हो सकती है आपको इस तरीके के सिनेरियोज में। इस कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड क्वेश्चन में दे सकता है, चारों का सेम मीनिंग है। क्या मीनिंग है, किसी चीज को तोड़ना या फिर उसको रिस्टोर करना, तोड़ना या रिस्टोर करना, यही इन चारों वर्ड का मीनिंग है। तो आपको इस बिल्डिंग को तोड़ के रिस्टोर करना पड़ेगा लैंड को सेम लेवल पे 5 साल बाद। तो ये तो कंफर्म है, ये खर्चा होगा। तो मुझे लग रहा है कि 5 साल बाद इसमें 1 लाख रुपीस का खर्चा लगेगा। क्या लग रहा है मुझे, 5 साल बाद 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा इस बिल्डिंग को तोड़ने में जो आज मैं इस पे बनाने वाला हूँ। तो ये मुझे कंफर्म है, ये खर्चा होना है, ये तो कंफर्म है। और मेरा एस्टिमेशन बोलता है कि 5 साल बाद इसको तोड़ने में 1 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। तो ये इंडेक्स बोलता है ऐसी कॉस्ट, अगर ऐसी कोई कॉस्ट होने वाली है उसे भी आप उस पर्टिकुलर पीपी यानी इस बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड कर लीजिए, उस पर्टिकुलर पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड कर लीजिए। क्यों, क्योंकि अगर ये बिल्डिंग नहीं बनाते तो बताओ ये 1 लाख रुपए की डिमोलिशन कॉस्ट करनी पड़ती, क्या नहीं करनी पड़ती, लैंड खाली की खाली रहती। यानी ये उसी पर्टिकुलर पीपी से रिलेटेड है, इसकी कॉस्ट में आप इंक्लूड कर लीजिए। तो अगर कोई बंदा जनरल अकाउंटिंग करता तो बस वो मान लीजिए पीपी इस बिल्डिंग को बनाने में 10 लाख का खर्चा है तो 10 लाख प्लस 1 लाख 11 लाख कर देता। पर जब हम इंडेस की बात करते हैं तो इंडेस सब्सटेंस पे चलता है, बहुत आगे की सोचता है। आप जितना सोचते हैं आपसे 10 कदम आगे चलता है इंडेस। इंडेस बोलता है कि 1 लाख रुपए का खर्चा आपको इंक्लूड तो करना है। क्यों भाई, इस पीपी की वजह से हो रहा है इसलिए इंक्लूड करना है, रीजन समझ में आ गया। लेकिन क्या ये 1 लाख रुपए का खर्चा आज ही हो रहा है? नहीं, आज तो नहीं हो रहा, ये तो 5 साल बाद होगा इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने पर। तो आप मुझे बताओ आज के दिन आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं या फिर 5 साल बाद आपकी जेब में 1 लाख रुपए हों, तो दोनों में फर्क है या नहीं है? बहुत फर्क है। टाइम के साथ पैसे की वैल्यू गिरती है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होती है, ये आपने पढ़ा भी होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू गिरती है, टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू गिरती है। तो यानी जो 1 लाख रुपए आप 5 साल बाद इंकर करने वाले हो उसकी वैल्यू आज के दिन कुछ और हो सकती है, आज के दिन कुछ और होगी उसकी वैल्यू। तो आप एक काम करो ना, ये 1 लाख रुपए जो आप 5 साल बाद इंकर करने वाले हो इसको प्रेजेंट वैल्यू करके इसको खींच के 0 टाइम पे ले आओ, इसे खींच के 0 टाइम पे ले आओ, आज के दिन ले आओ कि कितना बनता है। खींचते कैसे हैं, किसी भी चीज को आज के दिन खींचना, 5th ईयर बाद जो खर्चा होने वाला है तो 5th ईयर का उस पर पीवी फैक्टर लगा के 0 टाइम पे ले आएंगे। जो अपने डिटेल में पीवी करना क्लास में देख लिया है, उसके बारे में अब मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। तो चलिए अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब कोस्ट आपको समझ में आ गई क्या क्या कंपोनेंट होंगे। कुछ कोस्ट रिलेटेड नोट्स आप देख लीजिए। इसमें आपको साइलेंट सिचुएशन में क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला कि जो टैक्सेस है, इंपोर्ट ड्यूटी या परचेस टैक्सेस किस तरीके के हैं, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल, तो आपको हमेशा नॉन रिफंडेबल मानना है। इसके बाद कुछ ऐसी कॉस्ट हैं जो आपको कभी भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करनी है, क्वेश्चन में कितने ही प्यार से क्यों ना दे रखी हो। क्वेश्चन में बहुत प्यार से आपको मस्का लगाया जाएगा, यार ये कॉस्ट इंक्लूड कर लो ना, लेकिन आपको उसके बहकाव में उसकी भावनाओं में नहीं बह जाना है, क्वेश्चन की भावनाओं में नहीं बहना है। इन कॉस्ट को चाहे कितना ही क्वेश्चन आपको प्यार से समझा दे, कभी भी पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड मत कर देना, अदरवाइज 8 नंबर का क्वेश्चन आया तो 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट सबसे पहले है स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट। स्टाफ ट्रेनिंग की अगर कोई कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं करनी। एग्जांपल से समझ लो आप, मान लीजिए एक मैंने मशीन बनाई, एक मशीन मैंने बनाई और वो मशीन तैयार है पूरी, उससे आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा स्टाफ है वो तैयार नहीं है। क्यों? उस स्टाफ को मशीन चलानी नहीं आती। अब मैं इस स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उसमें कुछ खर्चा आया, उसके बाद ये मशीन चलाएगा। अब मैं चाहता हूँ इस स्टाफ को जो ट्रेनिंग दी ना वो इस मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड कर लूँ, तो ये मशीन मुझे पता है क्या बोलेगी, भाई ये कॉस्ट मेरे अंदर इंक्लूड नहीं करेगा। मैं तो तैयार थी ना, मेरी कंडीशन तो ऐसी थी कि मैं प्रोडक्ट बना सकती थी। तुम्हारे स्टाफ को अगर मैं चलाना नहीं आता मुझे, तो मैं क्या करूं? तुम्हारा स्टाफ अगर इस मशीन को नहीं चला सकता तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ट्रेंड स्टाफ ले आओ तुम, इसमें मेरी गलती नहीं है। तो स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट कभी भी इंक्लूड नहीं करनी। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ रीलोकेशन ऑफ स्टाफ या एम्प्लॉइज। आपने एक फैक्ट्री बनाई, मान लीजिए जयपुर में मेरा ऑफिस है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, सारे स्टाफ यहीं पे है। अब मैंने दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाई, दिल्ली में एक फैक्ट्री लगाई और वहाँ पे मेरे को कोई लेबर नहीं मिल रही। अब मैंने यहाँ से मेरा स्टाफ उठा के दिल्ली की फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया कुछ, तो रीलोकेशन पे कॉस्ट आई। तो अब मैं ये इंक्लूड करना चाहता हूँ दिल्ली फैक्ट्री की कॉस्ट में। तो वो फैक्ट्री बोलेगी भाई इसमें तुम्हारी गलती है, मैं फैक्ट्री तैयार हो चुकी थी, मेरे में से आप कितना भी प्रोडक्शन करो, जो काम में लेना है ले। अब तुम्हारे पास स्टाफ की कमी है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये कॉस्ट मेरे अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ओपनिंग और इनॉग्रेशन सेरेमनी। दिल्ली में फैक्ट्री बना ली तो अब मैंने लोगों को बुला लिया, मेरे जो पहचान वाले थे सबको बुलाया दिखाने के लिए, देखो मैंने एक दिल्ली में भी फैक्ट्री लगाई है। उसके लिए एक बहुत अच्छी खासी सेरेमनी रखी, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना लगवाया और उसमें बिल आ गया 50 लाख का। मैंने बोला ओपनिंग सेरेमनी कॉस्ट इस फैक्ट्री के लिए हुई है, इसमें कैपिटलाइज कर दो। नहीं भाई नहीं कर सकते। फैक्ट्री बोलेगी मैं तो प्रोडक्शन कर सकती थी, तुमने अपने दिखाने के लिए पैसा खर्च करा है। ऐसा थोड़ी ना है कि जब तक मेरी सेरेमनी रिबन नहीं काटोगे और मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकती। मेरा तो प्रोडक्शन कर सकती थी कभी भी। आप चाहे रात को आके प्रोडक्शन करो, जिस दिन तैयार हो गई थी कभी भी प्रोडक्शन कर लो। आपने सेरेमनी तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करी है। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। जैसे मैंने फैक्ट्री तैयार करवाई, नई फैक्ट्री, अब नई फैक्ट्री तैयार करवाई तो मान लीजिए उसमें मैं कोई नया प्रोडक्ट बनवाऊंगा, तो उस नए प्रोडक्ट का मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ कि अब हम नया प्रोडक्ट और बना के बेचेंगे हमारी नई फैक्ट्री से। तो अब ये कॉस्ट अगर उस फैक्ट्री में कैपिटलाइज करना चाहें तो नहीं कर सकते, ये तो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है। ऐसे ही कोई परचेज ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर पीपी की है। मैंने एक पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी एक मशीनरी परचेज करी, सपोज मशीनरी मैंने परचेस करी, साथ में सामने वाले सप्लायर को बोला एक काम कर तो इस 5 साल तक इस मशीन को मेंटेन भी कर देना, और इस मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के मैंने 1 लाख रुपए उसको और दिए। तो क्या ये उस मशीन की कॉस्ट में लूँ? नहीं, उस मशीन से कोई लेना देना नहीं है, उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस की कॉस्ट है ये, तो 1 लाख रुपए P&L में लेके जाओ। ऐसी कोई डे टू डे रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट है वो P&L में आपके जाएगी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल सेलिंग एंड एलोकेटेड ओवरहेड्स, ये भी कभी भी नहीं लेने आपको किसी पीपी की कॉस्ट में। बिजनेस के जनरल नेचर के खर्चे, मान लीजिए मार्केटिंग स्टाफ की कोई कॉस्ट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले की सैलरी है, तो ये सब कभी भी आपकी पीपी का कॉस्ट पार्ट नहीं बनेंगे। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज। मैंने एक लैंड ली और उस पर खुद की एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवा रहा था। इस बिल्डिंग में कोई मान लीजिए एबनॉर्मल लॉस हो गया मटेरियल का, तो ये जो एबनॉर्मल लॉस मटेरियल का हुआ, एक्स्ट्रा मटेरियल लग गया जो लगना नहीं चाहिए था, उसकी कॉस्ट को कहाँ लेके जाऊँ? उसको आप P&L में एक्सपेंस बुक कर लो, उसको उस बिल्डिंग की कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं करना। एबनॉर्मल कॉस्ट जनरली क्यों लगती है? ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन, स्पॉइल्ड मटेरियल, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक एटसेट्रा। ये सब क्या है? क्वेश्चन में वर्डिंग इस तरीके की आपको मिलेंगी। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग की इस तरीके से दीवार बननी थी, पर ये दीवार यहाँ बनाने की बजाय मेरी लेबर ने, एक दिन मैं साइट पे गया नहीं, उन्होंने यहाँ पे दीवार कंस्ट्रक्ट कर दी। अगले दिन मैं साइट पे गया तो मैंने ये दीवार तोड़वाई, बोला गलत जगह बना दी तुम लोगों ने। तो यानी ये जो दीवार बनाने में सीमेंट ईंट लगी होंगी वो सारी वेस्ट हो गई, तो ये एबनॉर्मल वेस्ट था। और इसके बाद मान लीजिए कोई मटेरियल स्पॉइल्ड हो गया, मटेरियल स्पॉइल्ड हो गया, मेरी जो बिल्डिंग बन रही थी उसके लिए मैंने 100 कट्टे सीमेंट के मंगवा लिए थे, 10 कट्टे किसी गोडाउन में कोने में पड़े रह गए, किसी का ध्यान नहीं गया, उनमें पानी गिर गया और वो खराब हो गए, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया स्पॉइल्ड मटेरियल की वजह से। ऐसे ही इंडस्ट्री में स्ट्राइक की वजह से लेबर काम पे नहीं आ रही, लेबर काम पे नहीं आ रही पर उनको पैसा तो देना पड़ेगा। इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई है तो लेबर को पैसा देना है, पर वो काम पे नहीं आ रहे, तो ये एबनॉर्मल लॉस हो गया लेबर का। तो ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है।
इसके बाद ऑपरेटिंग लॉसेज हैं, कोई बिजनेस के ऑपरेटिंग लॉसेज है, मैंने नई नई फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन करके बिजनेस चालू किया। अब मुझे पता चला मेरे बिजनेस में पहले ही साल में ऑपरेटिंग लॉस आ गया 10,000 रुपये का। मैंने बोला यार फैक्ट्री लगाई, प्रोडक्शन भी किया, लेकिन लॉस आ रहा है, एक काम करते हैं इस लॉस को इस फैक्ट्री में ही कैपिटलाइज कर देते हैं कि भाई फैक्ट्री अभी लगाई है तो इस फैक्ट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दें। नहीं भाई, फैक्ट्री तो प्रोडक्शन जो काम था वो कर रही है, लॉस या प्रॉफिट आपका काम है, आप मार्केटिंग करो किस तरीके से कर सकते हो, कैसे पैसा कमा सकते हो। फैक्ट्री का तो काम था प्रोडक्शन करने का, वो कर रही है तो ये फैक्ट्री की कॉस्ट में नहीं जाएंगे, यानी कभी भी पीपी की कॉस्ट में ऑपरेटिंग लॉसेज नहीं जाएंगे। इसके बाद कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, ये भी ऑलरेडी मैं इंड AS 2 में बता चुका हूँ, ये पेमेंट रिलेटेड होते हैं। कैश डिस्काउंट या अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, इनका परचेज सेल से कोई लेना देना नहीं होता, तो पीपी की कॉस्ट में कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद मान लीजिए मैंने कोई लोन लिया पीपी कंस्ट्रक्ट या बाय करने के लिए, उस लोन पे इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही है, तो वो कभी भी आपको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना अनलेस अलाउड बाय इंड AS 23, जब तक इंड AS 23 बोरोइंग कॉस्ट वाला अलाउ ना करते। तो इसकी पूरी डिटेल अपन इंड AS 23 में देख ही लेंगे। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर नोट, कुछ हम इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं। कई बार हमारी एंटिटी को एक कंस्ट्रक्शन कर रही है, मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ पीपी का, उस कंस्ट्रक्शन के दौरान मैंने कोई इंसिडेंटल एक्टिविटी करी और उस इंसिडेंटल एक्टिविटी से मैंने कोई इनकम कमा ली। वो इंसिडेंटल एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी थी जिसका कंस्ट्रक्शन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, तो इस इनकम को P&L में रिकॉर्ड करो, इसको पीपी की कॉस्ट में कंसिडर मत करो, ऐसा ये इंड AS बोलता है। एग्जाम्पल से समझो, मेरे पास एक बहुत बड़ी लैंड थी जिसपे मैं अपनी फैक्ट्री तैयार करवा रहा था, तो फैक्ट्री बनने में तो टाइम लगेगा। तब तक मैंने सोचा यार लैंड पूरी खाली तो रहती है, इस पर थोड़े टाइम तक जब तक फैक्ट्री बनती है पार्किंग करवा लेते हैं कार वालों की, कुछ पैसे की कमाई हो जाएगी, एक्स्ट्रा कमाई। तो ये इनकम जो आपने कार पार्किंग से कमाई है P&L में अदर इनकम में लेके जाओ, इसका इस फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब चलिए अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप पीपी की, ये समझिए जनरल एंट्री से, ताकि और माइंड में आपको फिट बैठ जाए कंसेप्ट जो अभी तक आपने पढ़ा है। सबसे पहले जैसे पीपी परचेज या कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पीपी डेबिट होगी, एसेट है आपकी। 2 आपके पास से बैंक से पैसा जाएगा या फिर आपके पेबल्स खड़े हो जाएंगे जिसको आपको पैसा देना है, पीपी परचेज करिए क्रेडिट पे तो पैसा देना होगा। इसके बाद एक और आइटम आएगा 2 प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, अगर वो पीवी ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो आपका प्रोविजन भी बनेगा, इफ एनी अगर कुछ है तो प्रेजेंट वैल्यू पे, क्यों वो चीज़ आपने पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड कर ली होगी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल भी लिया है मैंने कि हमने एक मशीन परचेज करी 50,000 की जिसकी यूजफुल लाइफ 3 इयर्स है, इस पर डेप्रिसिएशन SLM बेसिस से लगेगा, डीकमिशनिंग कॉस्ट 10,000 होगी 3 साल के बाद, डिस्काउंटिंग रेट है 10%। आप जनरल एंट्री पास करिए फर्स्ट ईयर की, तो बताओ क्या होगा। मशीन है 50,000 रुपीज़ की, ये परचेज प्राइस हो गई, प्लस डीकमिशनिंग कॉस्ट आपको नजर आ रही है 3 साल के बाद यूजफुल लाइफ के बाद, तो वो डीकमिशनिंग कॉस्ट का आपको पीवी करना है, उस डीकमिशनिंग कॉस्ट का आपको पीवी करना है और पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड कर देना है। तो पीपी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 50,000 प्लस पीवी ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट 10,000 का, 3 साल के बाद 10% की रेट से पीवी फैक्टर के अकॉर्डिंग आप पीवी निकाल लीजिए, वो आ रहा है 7510। तो पीपी की टोटल कॉस्ट कितनी बनती है 50,000 प्लस 7510 यानी 57,510। लेकिन सप्लायर को तो आपने कितने पे करे, ओनली 50,000, उससे तो मशीन 50,000 में खरीदी है ना। ये 7510 की तो हमने इसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड करी है, तो 2 बैंक तो 50,000 होगा। तो सर एंट्री में 7510 का डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड में, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने एक डिसमेंटलिंग कॉस्ट को पीपी की कॉस्ट का पार्ट बना दिया, जिससे रिलेटेड खर्चा अभी हमने किया नहीं है, उससे रिलेटेड खर्चा होगा। कब होगा? इस पीपी की यूजफुल लाइफ के एंड में, यानी आज से 3 साल बाद। तो यानी उसका एक प्रोविजन बना लेते हैं, उस खर्चे का एक प्रोविजन यानी लाइबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी 7510। इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे अगर ऐसी कोई कॉस्ट होती है तो। इसके बाद देखो हर ईयर एंड पे आपका साथ क्या होने वाला है, हर ईयर एंड पे आप पीपी के साथ क्या करेंगे, एक तो डेप्रिसिएशन लगेगा, नॉर्मल सी चीज़ है, जो हम डेप्रिसिएशन का पोर्शन अभी पढ़ेंगे इस इंडेक्स में, तब आपको और समझ में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन आप कैसे लगाएंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू पीपी, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से पीपी की वैल्यू कम होगी, तो पीपी क्रेडिट डेप्रिसिएशन डेबिट खर्चा आपका। या फिर एक और तरीका होता है डेप्रिसिएशन लगाने का, जो आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। डेप्रिसिएशन या तो आप असेट में डायरेक्टली चार्ज कर दो या फिर उसका प्रोविजन बना दो, असेट कॉस्ट पे दिखती रहेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जिसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, वो अलग से दिखेगा लायबिलिटी साइड में, जिसे हम बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ग्रॉस अमाउंट ऑफ असेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट अमाउंट पे आप असेट प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं करते कि असेट साइड में पीपी दिखा रहे हो, लायबिलिटी साइड में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, ऐसा हम प्रेजेंट नहीं करते, प्रेजेंट तो नेट करके ही करते हैं, पर जो पीपी है वो कॉस्ट पे ही बुक रहती है। तो इसमें आपकी एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन तो खर्चा है वो डेबिट होगा,
होगा? टू आपका प्रोविजन बनेगा डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और फिर जो आपने डेप्रिसिएशन का खर्चा बुक करा है वो आपका P&L में ट्रांसफर होगा, P&L टू डेप्रिसिएशन। तो सर ईयर एंड पे एक एंट्री तो ये पास होगी। इसके अलावा कुछ और भी होगा क्या ईयर एंड पे? बिल्कुल एक चीज और होगी, एक चीज और होगी, वो समझो क्या होगी। इस एग्जाम्पल से समझ में आएगी आपको। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल नोट डाउन किया हुआ है, मैंने मशीन परचेस कर ली 50,000 रुपए की, 3 साल के बाद इसकी यूजफुल लाइफ खत्म, 3 साल के बाद मुझे डी कमीशनिंग कॉस्ट 10,000 इंकर करनी है इस मशीन के ऊपर। 10% की डिस्काउंटिंग रेट है। फर्स्ट ईयर की जनरल एंट्री मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में पूछी है आपसे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया था, डी कमीशनिंग कॉस्ट को पीवी करके असेट में रिकॉर्ड कर लिया है एज पर प्रोविजन जो हमने पढ़ा है अभी तक, जो हमने अभी तक पढ़ा है, तो वो रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरी बुक्स में प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी आज के दिन, जब मैंने पहले दिन एंट्री पास करी उस दिन क्या दिख रहा है सर? 7510 का प्रोविजन दिख रहा है, ये मेरी बुक्स में प्रोविजन दिख रहा है। मुझे आप एक बात बताओ, 3 साल के बाद मुझे खर्च कितना करना है इसको डीकमीशन करने के लिए, रिस्टोर या डिसमेंटल करने के लिए? सर 10,000 का खर्चा है। तो मेरी बुक्स में तो लायबिलिटी 7510 की है, यानी मेरी बुक्स में लायबिलिटी मुझे 10,000 की करनी पड़ेगी, तभी तो उस लायबिलिटी से मैं खर्चा पे कर पाऊंगा, तभी तो उस लायबिलिटी से खर्चा पे कर पाऊंगा। यानी मेरी लायबिलिटी तो टाइम के साथ साथ 10,000 हो जानी चाहिए, टाइम के साथ साथ 10,000 हो जानी चाहिए, पर ये 7510 ही दिख रही है। यानी मैंने पता है क्या किया, जीरो टाइम पे लायबिलिटी को, किसी भी चीज को पीवी करना है ना, किसी भी चीज को आप पीवी करते हैं उसे टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोलते हैं वाइंड करना, उसे आपने वाइंड कर लिया, कंप्रेस कर लिया, उसे आपने कंप्रेस कर लिया। मैंने जो 10,000 का अमाउंट था ना, 10,000 का 3 साल बाद जो खर्चा करना था उसे कंप्रेस करके, बिल्कुल इतना कंप्रेस करके उसे क्या बना दिया, 7510 का खर्चा बना दिया। पर एक चीज को आप कंप्रेस कर लेते हो ना, तो कंप्रेस आप एक जगह इकट्ठा करने के लिए करते हो, एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए करते हो, लेकिन धीरे धीरे जो चीज आपने कंप्रेस कर ली ना, कभी ना कभी उसको खोलना पड़ता है, किसी भी कंप्रेस चीज को आपको खोलना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मेरे अगर कोई लोग कंप्यूटर को यूज में लेते हैं जनरली, तो आप लोगों को मालूम होगा जो फाइल्स होती है उनको हम जिप में डाल के दे देते हैं। फाइल्स को जिप में डाल के दे देते हैं तो उससे क्या हो जाती है, फाइल थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, साइज कंप्रेस हो जाती है। पर जब उस फाइल को आपको यूज में लेना होता है तो उसे अनजिप करना पड़ता है, अनजिप करना पड़ता है ताकि उस फाइल को यूज में ले सके। यानी किसी भी चीज को अगर आप एक बार कंप्रेस कर देते हो, वाइंड कर देते हो, तो उसे आपको अनवाइंड भी करना पड़ेगा, अनवाइंड भी करना पड़ेगा, खोलना भी पड़ेगा। और यहाँ पे इसका रीजन क्या है, मैंने जो 10,000 का खर्चा था उसे कंप्रेस करके 7510 पे रिकॉर्ड कर लिया, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी बना दिया। लेकिन एक्चुअल में तो लायबिलिटी 10,000 की होगी 3 साल के बाद, जो मुझे आज नजर आ रही है। तो यानी मेरी बुक्स में लायबिलिटी 10,000 की दिखनी चाहिए। तो जो मैंने कंप्रेस किया हुआ है इसे मुझे खोलना पड़ेगा, इसे मुझे खोलना पड़ेगा। इसको खोलूं कैसे, बस इसको खोलूं कैसे, इसकी अनवाइंडिंग कैसे करूं, बस वो समझना है। इसकी अनवाइंडिंग कैसे होगी? तो इसकी अनवाइंडिंग सिंपल सी है, हर साल आप खोलते चले जाइए, हर साल आप खोलते चले जाइए इंटरेस्ट लगाकर। किसी भी चीज का पीवी करने का मतलब क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। किसी भी चीज का पीवी करने का मतलब है उस चीज में से इंटरेस्ट का पोर्शन हटा देना, उस चीज में से इंटरेस्ट का पोर्शन हटा देना। इसको वापस एक बार के लिए मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको। मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपए हैं, उन्हें मैं बैंक में 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं, 10% बैंक वाला इंटरेस्ट देगा, तो 1 साल बाद बताओ कितना मिलेगा, 110 रुपए मिलेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल अमाउंट 100 का, 10 रुपीज का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी पे वैल्यू मिल जाएगी 110 रुपए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं सर जो मैच्योरिटी पे 1 साल बाद जो मुझे 110 मिलेगा उससे मैं फ्यूचर वैल्यू बोल सकता हूं? वो मेरे लिए फ्यूचर की वैल्यू है बिल्कुल। और जो आज मैं 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए प्रेजेंट वैल्यू तो है। आज के दिन जो 100 रुपए हैं वही तो 1 साल बाद जाके 110 रुपए बनेंगे, वही तो 1 साल बाद जाके 110 रुपए बनेंगे। तो आप उस 110 रुपए को 10% से आप पीवी करके देख लो, वो 100 रुपए के बराबर ही आएगा, वो 100 रुपए के बराबर ही आएगा। यानी 110 रुपए को आपने 100 रुपए कैसे बनाया, उसमें से इंटरेस्ट हटा के। यानी किसी भी चीज का पीवी करने का क्या मतलब है, सिर्फ इतना सा मतलब है उसमें से आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा दिया। तो जब यानी मैंने इसको पीवी किया होगा, इसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट हटाया होगा, फिर मैं इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐड करता जाऊं, इंटरेस्ट के नाम से कंपोनेंट ऐड करता जाऊं, तो ये खुल जाएगा। जो मैंने कंप्रेस कर रखा है ये खुल जाएगा। तो हर साल आप इंटरेस्ट के नाम से इस पर खर्चा बुक करेंगे, लायबिलिटी है तो खर्चा बुक होगा। एक तरीके से आप ये मान लीजिए लोन वाली अकाउंटिंग करेंगे, जो लोन की अकाउंटिंग होती है सेम वही करनी है आपको। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, जिसे इंडिया टेक्निकल लैंग्वेज में फाइनेंस कॉस्ट बोलता है, फाइनेंस कॉस्ट बोलता है, वो आप डेबिट करोगे। 2 क्या करना है आपको, लायबिलिटी को खोलना है, लायबिलिटी को खोलना है। 7510 से 10,000 बनाना है, तो यानी लायबिलिटी बढ़ानी है, लायबिलिटी बढ़ेगी। तो लायबिलिटी बढ़ेगी कैसे, क्रेडिट होके। तो आपकी एंट्री होगी देखो, फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। हर साल आपको एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी। अमाउंट कितना आएगा, ओपनिंग प्रोविजन कितना था डीकमीशनिंग लायबिलिटी का उस ईयर में, मल्टीप्लाई बाय
क्या है डिस्काउंटिंग रेट, जिस रेट से आपने पीवी किया उसी रेट से इंटरेस्ट चार्ज करते जाओ, वही अमाउंट आएगा। डिटेल में अपन ज़्यादा भी बात कर नहीं सकते, ऑलरेडी मैंने लेक्चर में आप लोगों को समझा रखा है विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसकी एंट्री आप पास करोगे, इस एग्जांपल से आप समझ जाओगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस कितना था 7510, तो फर्स्ट ईयर एंड पे आपका इंटरेस्ट बुक होगा 10% 751, जो कि प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी को बढ़ा देगा। और आप डेप्रिसिएशन लगाओगे जो मैंने बताया, और ये दोनों चीज़ आपकी P&L में चली जाएंगी। आपको एक चीज़ और देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस जब भी बनेगा प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटीज की आप एक टेबल बना लीजिए। इस टेबल को अपन अमोर्टाइजेशन टेबल बोलते हैं, जो कि अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लीजिंग वाले इंडेक्स में अच्छे से और समझेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इस टेबल में 5 कॉलम होते हैं। इस टेबल में हमेशा 5 कॉलम होंगे, ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट डिस्काउंटिंग रेट, एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। ईयर, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट एट डिस्काउंटिंग रेट, एक्चुअल पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस जो आएगा उस पर आप इंटरेस्ट लगाएंगे एट द रेट डिस्काउंटिंग रेट, जिससे आपने डिस्काउंट किया था उसी रेट से। इसमें तो कोई एक्चुअल में पेमेंट हो गया लायबिलिटी का, तो वो आप हटा दीजिए, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आता है, ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट माइनस एक्चुअल पेमेंट। ये जो टेबल है ना, आपको पूरा डेटा दे देगी कि हर साल कितना कितना इंटरेस्ट बुक होना चाहिए। इस टेबल में आप देखो, वेरीफाई कर सकते हो, लास्ट ईयर में जाके थर्ड ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस 10,000 हो गया। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी में हर ईयर एंड का तो कोई पेमेंट हो ही नहीं रहा था ना, ये तो 3 साल के बाद होगा 10,000 का पेमेंट। तो देख लो थर्ड ईयर एंड में इसका ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस 10,000 हो जाएगा, इंटरेस्ट लगाते लगाते ऑटोमेटिकली इतना अमाउंट आ जाएगा। ये टेबल मैंने विद एग्जांपल आपको समझाया था, इलस्ट्रेशन पूरा एग्जांपल लेके, कि ये जो टेबल है ये एक तरीके से लेजर अकाउंट ही है। इस लायबिलिटी का, जो डीकमीशनिंग लायबिलिटी का जो हमने प्रोविजन बनाया ना, उसका लेजर अकाउंट ही है, बस हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो अमोर्टाइजेशन टेबल है, इसे बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, ये कुछ भी नहीं है, ये लेजर अकाउंट है जो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है, बस उसको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को लेक्चर में समझा दिया था पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो अभी अपन इस पर बात नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। बाकी इसका जो डिटेल डिस्कशन है रिवीजन वीडियो में भी मैं कवर कर लूँगा, जब अपन लीजिंग वाले या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का रिवीजन करेंगे, वहाँ पर इसको डिटेल में कवर कर लेंगे अमोर्टाइजेशन टेबल को और भी अच्छे से। अब देखो, अगर पीपी अपन ने एक्वायर करी है डेफर्ड सेटलमेंट टर्म में, पहला केस अपन ने देखा, अगर पीपी एक्वायर करिए, परचेज करिए या सेल्फ कंस्ट्रक्ट करिए, तो कैसे आप उसकी अकाउंटिंग करोगे। अब दूसरा केस है, पीपी अगर मैंने एक्वायर करी है डेफर्ड सेटलमेंट टर्म्स में, ये भी हम इन्वेंट्रीज के इंडेक्स में देख चुके हैं, सेम वही चीज़ है। क्या चीज़ है, एक मान लीजिए मैंने मशीन खरीदी, तो सामने वाले से मैंने मशीन खरीदी, तो उसने बोला भाई साहब 1 लाख रुपए पे कर दीजिए, पर वो मेरा जानकार था और मैंने उसे बोला यार मेरे पास आज 1 लाख रुपए नहीं है, एक काम कर मैं तुझे 1 साल बाद पेमेंट कर दूंगा। तो सामने वाले ने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, तो 1 साल बाद पेमेंट कर देना, पर 1 साल बाद 1,10,000 देना पड़ेगा, 1,10,000 पे करना पड़ेगा। तो सामने वाले ने रेट बढ़ा दी। क्यों बढ़ाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं उसको आज पैसा दे देता तो वो कहीं पे इन्वेस्ट करके उस पैसे पे कुछ कमाई कर सकता था, उसको अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, वो किसी और को मशीन बेचता तो आज ही उसको पैसा मिल जाता। तो यानी 1,10,000 वो मुझसे कलेक्ट करेगा 1 साल बाद, यानी डेफर्ड सेटलमेंट, पेमेंट बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म। उसने बोला 10 दिन में 1 लाख पे कर दो या फिर 1 साल बाद पे करना है तो 1,10,000 देना पड़ेगा। तो बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म में अगर पेमेंट कर रहा हूँ, उस केस में अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी मैंने पे किया ओवर नॉर्मल परचेज प्राइस, जीरो टाइम पे जो प्राइस पे करनी पड़ती है, यानी कैश प्राइस जो पे करनी पड़ती है, उससे ज्यादा जितना पे करना पड़ रहा है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक तरीके से इंटरेस्ट का कंपोनेंट। सामने वाला क्या कर रहा है, आपसे इंटरेस्ट वसूल कर रहा है उस पैसे पर। वो बोल तो नहीं रहा कि मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, पर अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ही तो वसूल कर रहा है। तो यानी जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपने 10,000 का किया ना, वो 10,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट इंटरेस्ट की कॉस्ट है, वो P&L में बुक करो, वो उस पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी। बस इतना सा प्रोविजन है, पूरा कंसेप्चुअल है। अब कई बार क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा हो सकता है, जो अभी 1 लाख की नॉर्मल परचेज प्राइस थी ना, क्वेश्चन में बता नहीं रखी, सामने वाले ने बोला, मैंने बोला 1 लाख 1 साल बाद पेमेंट करूंगा, तो उसने बोला ठीक है 1,10,000 पे कर देना। फिर जीरो टाइम पे कितना पे करना है ये बता नहीं रखा, तो नॉर्मल परचेज प्राइस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में आपको नॉर्मल परचेज प्राइस पता करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। नॉर्मल परचेज प्राइस आप पता कैसे करेंगे, फ्यूचर में जो 1 साल बाद पे करना है, 1 साल बाद पे करना है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है सर, वो जो आपको जीरो टाइम पे करना था वो वाला अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का कंपोनेंट, दो ही तो कंपोनेंट है उसमें। तो अगर उस अमाउंट में से मैं इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दूं तो मेरे को नॉर्मल परचेज प्राइस पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी सर। तो उस अमाउंट में से, फ्यूचर के अमाउंट में से अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटाना है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू करना। तो 1 साल बाद जो पे करूंगा उसको पीवी कर लो, उसको आप पीवी कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगी, नॉर्मल परचेज प्राइस। बस फिर क्या दिक्कत है, नॉर्मल परचेज प्राइस और 1 साल बाद जो पे करना है, इन दोनों का डिफरेंस ये इंटरेस्ट है, वो ओवर द पीरियड P&L में रिकॉर्ड होगा, और जो असेट है वो तो पीवी करके जो वैल्यू है नॉर्मल परचेज प्राइस है उस पर रिकॉर्ड होगी। एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। देखो
ए लिमिटेड ने एक मशीन परचेस करी है जिसका पेमेंट ए लिमिटेड को पता है कैसे करना है। हर ईयर एंड में इसको 5,000 की इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 3 इंस्टॉलमेंट हर ईयर एंड में। फर्स्ट ईयर एंड से इसको स्टार्ट करना है। पहला साल जब खत्म होगा तो 5,000 मैं पे करूंगा, सेकंड ईयर एंड पे 5,000 और थर्ड ईयर एंड पे 5,000। 3 इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करना है, टोटल 15,000। डिस्काउंट रेट है 10%। आप पास करो जनरल एंट्री फर्स्ट ईयर के लिए। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको नॉर्मल परचेस प्राइस बता रखी है। पेमेंट तो देखो आपको साफ नजर आ रहा है, कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। एक साल बाद 5,000, फिर 2 साल बाद 5,000 और 3 साल बाद 5,000। तो नॉर्मल परचेस प्राइस अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, फ्यूचर के पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू। तो पीवी करने के लिए टेबल बना दी, कैश फ्लो, ईयर और पीवी फैक्टर और पीवी। इसमें तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, तो ये यहाँ पे आप पीवी कर लेंगे। तो पीवी करने पे वैल्यू आई 12,430। तो मेरी एंट्री क्या होगी जीरो टाइम पे, बताओ। पीपी अकाउंट डेबिट 12,430 नॉर्मल परचेस प्राइस पे बुक करूंगा, टू अकाउंट पेबल्स, सामने वाले को भी पैसा थोड़ा दिया है तो टू अकाउंट पेबल्स कितना हो जाएगा 12,430। जीरो टाइम पे ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद कोई और एंट्री होगी क्या इसके अंदर, बताओ। बिल्कुल होगी, हर साल एंट्री होगी। हर साल आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना, पेबल्स टू बैंक होगी 5,000। हर साल पेबल्स, अकाउंट पेबल्स टू बैंक करोगे 5,000। अकाउंट पेबल जो लाइबिलिटी है उसको डेबिट करोगे, उसको पैसा दोगे टू बैंक 5,000। ये एंट्री आपकी हर साल होने वाली है। इसके अलावा और कोई एंट्री भी होगी क्या हर साल? बिल्कुल एक और एंट्री होगी। आप मेरे को एक बार बताओ, जीरो टाइम पे हमने पीपी को तो रिकॉर्ड कर लिया, नॉर्मल परचेज प्राइस 12,430। साथ में हमने अकाउंट पेबल्स पे कितने पे रिकॉर्ड करा, 12,430 प्रेजेंट वैल्यू पर ही हमने हमारी लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करी। पर ये बताओ, क्या वास्तव में सामने वाले को 12,430 रुपए देने हैं, 12,430 देना है? नहीं, सामने वाले को तो कितना देना है टोटल सर, 15,000 रुपए। हर साल 5-5 हज़ार देंगे, टोटल 15,000 मांगेगा वो। तो यानी मेरी लाइबिलिटी क्या है 15,000 की, जिसको मैंने कंप्रेस करके, जिसको मैंने क्या कर रखा है, कंप्रेस करके 12,000 पे रिकॉर्ड कर रखा है। तो यानी इस लाइबिलिटी को खोलना है, इस लाइबिलिटी को खोलना है। किसी भी कंप्रेस की हुई चीज को आपको खोलना होता है तो कैसे खोलते हैं, इंटरेस्ट लगाकर खोलते हैं। तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट। कितना इंटरेस्ट, वही उसका ओपनिंग बैलेंस देख लो, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग रेट, वही टेबल बनेगी सेम, वही अमोर्टाइजेशन वाली टेबल बनेगी। देखो ये बना रखी है मैंने, तो इस टेबल से आपका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्री पास करोगे और ये इंटरेस्ट जो है वो पीएनएल में चला जाएगा। ये जो दो एंट्री हो रही है फर्स्ट ईयर एंड में, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल्स और पेबल्स को जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो, इन दोनों को आप कंबाइन भी कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स को देखो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे मैंने जो नोट कर रखा है, ये वाला पोर्शन, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में दिक्कत हो जाती है। क्यों दिक्कत हो जाती है? आईसीआई का सॉल्यूशन देखते हैं हम डायरेक्टली और हम बोलते हैं आईसीआई ने पता नहीं क्या कर रखा है। कई स्टूडेंट्स मेरे से क्वेरी पूछते रहते हैं जिन्होंने शायद क्लास नहीं ले रखी होगी। वो क्या पूछते हैं कि सर ये जो कॉमन एंट्री है, लास्ट में आईसीआई क्या करता है, बस एक सिंगल एंट्री पास करता है और बोलते हैं गलत कर रखिएगा। गलत नहीं कर रखी, उन्होंने सिंगल एंट्री पास करी है जो आपने 11th क्लास में सीख ली थी। 11th क्लास में आपने ये चीज सीखी होगी, किसी भी एंट्री को मिलाना, कॉम्बाइन करना कैसे होता है। फर्स्ट ईयर एंड पे दो एंट्री हो रही है तो क्या एक टाइम पे जो दो एंट्री होती है उन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं एक टाइम पर। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जो एंट्री हो रही थी और फर्स्ट ईयर के एंड में, इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों को नहीं कर सकते। आज के दिन जो जो एंट्री हो रही है उनको मैं कंबाइन कर सकता हूं। तो एंट्री कंबाइन करना आपको आता होगा, और अगर नहीं आता ना तो वापस से बता देता हूँ, 11th क्लास की चीजें आनी चाहिए। जिन एंट्रीज को कंबाइन करना है ना, उन एंट्रीज में ढूंढो अनकॉमन आइटम्स। जो भी अनकॉमन आइटम है ना उनको तो एज इट इज लिख दो। देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पेबल और पेबल टू बैंक, इन दोनों में अनकॉमन आइटम क्या है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैंक। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट कर दो, डेबिट हो रहा है, टू बैंक क्रेडिट हो रहा था, टू बैंक लिख दो एज इट इज, जो उनका अमाउंट है वही लिख दो, 1243 इंटरेस्ट एक्सपेंस और टू बैंक 5,000। अब जो कॉमन आइटम है ना, रिमेनिंग जहां पे भी डिफरेंस दिख रहा है आपको एंट्री में, डेबिट या क्रेडिट साइड में, जो भी दोनों एंट्रीज में कॉमन आइटम था वो आइटम का नाम लिख दो और जो डिफरेंस है वो डाल दो, बैलेंसिंग फिगर ये आ जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ पे अपन डिस्कस नहीं करेंगे वो लॉजिक, आपको पता होना चाहिए। बस एक बार फिर भी मैंने वापस से रिवाइज करा दिया कॉमन एंट्री कैसे बनाते हैं। चलिए अब थर्ड केस, अगर आपने पीपी एक्वायर करी है इन एक्सचेंज ऑफ असेट। आपने पीपी कैसे एक्वायर करी है, असेट को एक्सचेंज करके। यानी मैंने मान लीजिए एक मशीन परचेज करी, बदले में सामने वाले को मेरी कोई और असेट दे दी, मैंने पैसा वगैरह कुछ नहीं दिया उसको, मैंने मेरी कोई और असेट दे दी सामने वाले को। तो उस केस में आप जिस पीपी को, जिस मशीन को आपने एक्वायर करा है उसे किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, जिस पीपी को आपने एक्वायर करा है उसे किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, ये बताता है इंडेक्स। किसके बारे में बताता है, जिसको आपने एक्वायर करा। ये वर्डिंग ध्यान से सुनना, बार बार बोल रहा हूँ, जिसको आपने एक्वायर करा उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, उसकी बात हो रही है, उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो मशीन मेरे पास
पास आई है, जो मशीन मेरे पास आई है उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, उसकी बात ये इंड एस बताता है। तो इसमें ये इंड एस बोलता है सबसे पहले आप चेक करो कि जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी मशीन आ रही है और कोई दूसरी एसेट जा रही है, तो ये जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। तो कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है उसको भी थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी आप प्रोसीजर समझ लो। कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है वो आपको चेक करना है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, तो जो पीपी आपने रिकॉग्नाइज करी, जो पीपी आपने एक्वायर करी है, जो मशीन मेरे पास आई है, जो एसेट मेरे पास आई है, उसे मैं किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, कुछ मैंने वैल्यूज लिखी है उनको प्रायोरिटी में आपको फॉलो करते जाना है। सबसे पहले आप देखो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, जो मेरे पास एसेट जा रही है, जो मेरे पास से एसेट जा रही है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो मेरे पास से एसेट जा रही है उसकी फेयर वैल्यू पे जो मशीन आ रही है उसको रिकॉर्ड करूंगा। यानी पीपी एक्वायर्ड को किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अगर ये क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है या प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाना है, वो है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, यानी जो एसेट आपको मिली, जो पीपी आपने एक्वायर करी उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो पीपी एक्वायर्ड को। अगर ये भी क्वेश्चन में नहीं है तो आप बस फिर लास्ट में क्या करो, जो एसेट मैंने दी सामने वाले को, उसका जो कैरिंग अमाउंट था मेरी बुक्स में उस पर रिकॉर्ड कर लो पीपी एक्वायर्ड को, क्योंकि अल्टीमेटली कैरिंग अमाउंट तो मेरे पास होगा, मैं बुक्स बनाता हूं तो ये तो होना ही चाहिए। ये भी नहीं है तो यानी आप कोई अकाउंटिंग ही नहीं कर रहे हो, आप फर्जी आदमी हो। ठीक है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज पीपी एक्वायर्ड एट फॉलोइंग इन प्रायोरिटी, क्या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, ये नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, और अगर ये भी नहीं है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। दूसरा सिनेरियो, अगर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस, इस केस में आपको जो पीपी आपने एक्वायर करी उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, एट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, यानी जो दिया उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप, बस इस पे रिकॉर्ड करना है इस केस में, इसमें कोई अलग सिनेरियो नहीं बनेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा और बोल सकता है कि मैंने एक पीपी एक्वायर करी, बदले में सामने वाले को एसेट दी, सामने वाले को एसेट तो दी पर साथ में थोड़ा बहुत कैश भी दे दिया, तो अगर इफ सम कैश इज ऑल्सो पेड, अगर मैं सामने वालों को कुछ कैश भी पे कर रहा हूं तो जो पीपी एक्वायर करी ना उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, जो वैल्यू मैंने अभी जो ऊपर एक चार्ट बना रखा था इस चार्ट से पता करी वो वैल्यू, प्लस जो मैंने कैश पे किया, प्लस जो मैंने कैश पे किया, वो आपको इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है मैंने एसेट एक्वायर करी, एक पीपी एक्वायर करी, बदले में सामने वाले को एसेट दी, सामने वाले ने मुझे पीपी तो दी, बदले में कुछ कैश भी दिया, अब की बार सामने वाले ने मुझे कुछ कैश भी दिया, अगर मुझे कुछ कैश भी मिलता है तो उस केस में जो पीपी एक्वायर करी उसे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, जो मैंने ये चार्ट में अमाउंट पता करा, इस चार्ट से जो अमाउंट पता करा उस अमाउंट में से माइनस कर दूंगा कैश रिसीव्ड का अमाउंट, उसमें से माइनस कर दूंगा कैश रिसीव्ड का अमाउंट, तो इस अमाउंट पे मैं रिकॉर्ड करूंगा पीपी एक्वायर्ड को। ठीक है, अब देखो कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब होता है। कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से बिजनेस के कैश फ्लो अफेक्ट हो जाए, बिजनेस के कैश फ्लो चेंज हो जाएंगे, फ्यूचर के बिजनेस के कैश फ्लो चेंज हो सकते हैं, वो होता है कमर्शियल सब्सटेंस। एग्जांपल से समझो कमर्शियल सब्सटेंस के एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास एक मशीन है जो 8000 यूनिट बना सकती है, मैंने सामने वाले से एक पीपी एक्वायर करी 10,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेगी और मैंने अपनी 8,000 यूनिट बनाने वाली मशीन उसको दे दी, तो इससे क्या होगा, जो नई मशीन मेरे पास आई है वो 10,000 यूनिट बनाएगी, तो ज़्यादा यूनिट बनेंगी, ज़्यादा यूनिट बिकेंगी, ज़्यादा यूनिट बिकेंगी, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, यानी कैश फ्लो बढ़ेगा। तो कैश फ्लो चेंज होने का मतलब है कैश फ्लो बढ़े या कम हो, कुछ भी हो सकता है, बस कैश फ्लो चेंज होना चाहिए, यानी कमर्शियल सब्सटेंस है। अब एग्जाम्पल लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का, इसका एग्जाम्पल देखो, मेरी कंपनी है उसका एक गोडाउन है एक एरिया में, उसी एरिया में मेरी एक और कॉम्पिटिटर कंपनी है उसका भी गोडाउन है, हम दोनों ने क्या किया, मैंने मेरा गोडाउन उसको दे दिया और उसका गोडाउन मैंने ले लिया, मतलब हम दोनों ने अपना गोडाउन एक्सचेंज करा, वो भी सेम एरिया में था। क्या इससे बिजनेस के कैश फ्लो पे फर्क पड़ेगा? नहीं, पहले मेरा माल मान लो इस बिल्डिंग में रखा था, अब इस बिल्डिंग में रख लूंगा, इससे क्या कैश फ्लो में चेंज आ रहा है? कोई चेंज नहीं आ रहा, गोडाउन भी सेम एरिया में। तो ये लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस का एग्जांपल है। अब सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है? क्या हर बार ऐसे चेक करना है? बिल्कुल, अगर आप चेक कर सकते हो तो ऐसे चेक करना है आपको, जिसमें क्लियरली समझ में आ जाए क्या केस हो रहा है। लेकिन आपको क्लियरली समझ नहीं पड़ रहा कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है, तो आपको क्या अजम्पशन ले लेनी है? ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो आपको मान लेना है कि आपके ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है। ब्रैकेट में मैं टिक लगाता हूँ, इसका मतलब होता है साइलेंट सिचुएशन का ट्रीटमेंट। ठीक है, तो साइलेंट सिचुएशन में आपको ये मान लेना है अगर आप पता नहीं कर पा रहे हैं तो। अब देखो अकाउंटिंग कैसे करोगे? जो पीपी आपने एक्वायर करी है इन एक्सचेंज ऑफ असेट, पीपी एक्वायर्ड, ये डेबिट होगी आपकी असेट है किस अमाउंट पे? जो अमाउंट अपन ने भी पता करा। अगर आपको कुछ कैश भी मिल रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा।
अगर मेरे पास से कैश कुछ गया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और मेरे पास से जो असेट जाएगी टू असेट वो भी क्रेडिट हो जाएगी कैरिंग अमाउंट पे। एंट्री में जो भी डिफरेंस आएगा डेबिट या क्रेडिट में वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट बैलेंसिंग फिगर निकालने की बजाय आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, बिल्कुल लॉजिकल है। या तो एंट्री में जो डेबिट के टोटल आ रहे हैं उनमें से क्रेडिट का टोटल लेस कर दो, आपको प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। बाकी आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, किसी भी चीज़ का अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो दो चीज़ों के बीच कंपेरिजन करना पड़ेगा, एटलीस्ट दो चीज़ों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप P&L जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है वो भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, इनकम का और एक्सपेंसेस का। उसके बिना प्रॉफिट लॉस आप बता ही नहीं सकते। तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट मिनिमम आएंगे। क्या क्या, एक तो आप ले लो जो आइटम आपको मिले हैं ना उनको किस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड करा वो वैल्यू ले लो, यानी एक तो पीपी आपने एक्वायर करी उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करा वो, प्लस अगर मुझे कुछ कैश मिला तो ये हो गया, माइनस कर दो जो भी आपने कैश पे किया और जो भी एसेट आपके पास से गई उसका कैरिंग अमाउंट, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। जो मिला अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। ये हो गया आपका इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी। इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ पीपी कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए डेप्रिसिएशन ऑफ पीपी। डेप्रिसिएशन आप पीपी पे कैसे चार्ज करेंगे, बहुत इजी है, देखिए फटाफट से समझिए। मेथड्स फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या क्या मेथड अवेलेबल है आपके पास। ये इंडेक्स आपको जनरली 3 मेथड की बात करता है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, इसके बाद डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसे आप WDB मेथड भी बोलते हैं, देन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। SLM बेसिस में एक फिक्स डेप्रिसिएशन लगता है। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आप 11th क्लास में सीख चुके हैं, बस वही वापस में रिपीट कर रहा हूँ। डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अगर WDB मेथड है तो कैसे लगेगा, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट माइनस डेप्रिसिएशन की रेट। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड है तो ये मेथड क्या बोलता है, अब डेप्रिसिएशन जो आप एस्टिमेटेड प्रोडक्शन करने वाले हो यूनिट्स का हर साल उसके रेशियो में आप चार्ज कर लीजिए डेप्रिसिएशन। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड ऐसा बोलता है। तो क्वेश्चन में जो भी मेथड बोलेगा वो फॉलो कर लेंगे, अदरवाइज आप SLM बेसिस से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। इसके बाद देखो कुछ नोट्स हैं डेप्रिसिएशन रिलेटेड। आप डेप्रिसिएशन लगाना कब चालू करेंगे किसी भी पीपी पर, डेप्रिसिएशन लगाना अब तब चालू करेंगे जब वो पीपी अवेलेबल फॉर यूज, रेडी टू यूज की कंडीशन में आ जाएगी। जिस दिन वो यूज की कंडीशन में, रेडी टू यूज कंडीशन में आ जाएगी, यूज के लिए अवेलेबल हो जाएगी, उस दिन से लगाना चालू कर देंगे। मान लीजिए एक मशीन मैंने तैयार करवाई और वो मशीन अब प्रोडक्शन कर सकती है। आज की डेट है 1 जनवरी, पर मैंने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया 1 मार्च से, तो मैं डेप्रिसिएशन कब से लगाना चालू करूं, सब 1 जनवरी से, जिस दिन ये यूज की कंडीशन में थी। मैंने कब से यूज लेना स्टार्ट किया वो काम का नहीं है, ये इनकम टैक्स नहीं है, आप पुट टू यूज मत लगा देना। इनकम टैक्स में आप पुट टू यूज लेते हो, यहाँ पे आपको रेडी टू यूज या अवेलेबल फॉर यूज लेना है। इसके बाद डेप्रिसिएशन लगाना आपको कब बंद करना है, डेप्रिसिएशन लगाना कब बंद होगा, जब वो असेट आप बेच दोगे। आपकी बुक से जब असेट ही चली जाएगी तो आप किस पे डेप्रिसिएशन लगाओगे, यानी जब असेट डी रिकॉग्नाइज कर दोगे यानी बेच दोगे, या फिर आपने उस असेट को हेल्ड फॉर सेल के लिए क्लासिफाई कर दिया एज पर इंडेक्स 105। तो इंडेक्स 105 में देखेंगे वो बोलता है कि जिस भी दिन हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो जाएगी असेट, उस दिन उस पर डेप्रिसिएशन लगना बंद हो जाता है। इसके बाद देखो डेप्रिसिएशन ऑन पीपी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बोथ। ये क्या चीज है, आप मुझे बताओ, आपके पास एक खाली लैंड है, क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, इसके रीजन क्या क्या होते हैं? सर जनरली वियर एंड टियर, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है। इन सब रीजन की वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। तो लैंड की तो एक पूरी अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ है, लैंड का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लैंड का कुछ नहीं बिगड़ता, कोई वियर एंड टियर नहीं होता, कुछ भी करना है जो चाहे मन चाहे वो करो लैंड पे। वो एक अलग बात है कि कभी धरती पूरी खत्म हो जाए, जब यूनिवर्स वर्ल्ड ही खत्म हो जाए तो एक अलग बात है, अदरवाइज लैंड का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला, जितना हम दूर तक का सोच सकते हैं। तो लैंड की अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन लग ही नहीं सकता, यानी लैंड पे कभी भी आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। और बिल्डिंग पे, बिल्डिंग मान लीजिए मेरा लैंड है, उस पर मैंने बिल्डिंग बनाई, तो बिल्डिंग की वैल्यू गिरती है। बिल्डिंग में जो मटेरियल लगा है वो पुराना होता है, बिल्डिंग गिर सकती है कभी भी, पुरानी ज़्यादा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन होता है। तो मान लीजिए मेरी कोई ऐसी पीपी है जिसमें लैंड और बिल्डिंग दोनों का कंपोनेंट है। तो एक मेरी लैंड थी, इसमें मैंने मेरी ऑफिस की बिल्डिंग तैयार करवा ली, तो ये लैंड एंड बिल्डिंग पूरी मेरी है। इस लैंड एंड बिल्डिंग मैंने ऑफिस बिल्डिंग के नाम से दिखाया हुआ है इसको बिजनेस में, तो इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, एक तो लैंड की कॉस्ट इंक्लूडेड है इस ऑफिस बिल्डिंग में और एक बिल्डिंग की कॉस्ट। तो लैंड की कॉस्ट वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा मैं, और बिल्डिंग की कॉस्ट वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर कभी भी डेप्रिसिएशन के मेथड में कभी भी चेंज आता है, या यूजफुल लाइफ में आप एस्टिमेशन में चेंज करते हो या रेजिडुअल वैल्यू में चेंज करते हो,
तो इसे आप बोलेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। इसे क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। और अकाउंटिंग एस्टिमेट में जब भी चेंज होता है तो उसका इफेक्ट आपको प्रोस्पेक्टिव देना होता है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड में उसका इफेक्ट देना है, रिमेनिंग फ्यूचर पीरियड में उसका इफेक्ट देना है। इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, अगर आप एसएलएम बेसिस वाला फॉर्मूला यूज में ले रहे हो, एसएलएम बेसिस यूज में ले रहे हो डेप्रिसिएशन के लिए, तो उस केस में अगर यूजफुल लाइफ में चेंज हुआ, रेजिडुअल वैल्यू में चेंज हुआ या डेप्रिसिएशन मेथड यानी आप WDV से मान लीजिए एसएलएम में आए, तो एसएलएम के फॉर्मूला में जहां कोस्ट अपन काम में लेते हैं ना, कोस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, वहां कोस्ट की जगह आप क्या कर लेंगे? कैरिंग अमाउंट काम में लेंगे। जिस दिन चेंज किया ना, जिस दिन चेंज किया उस दिन के कैरिंग अमाउंट को आप काम में लेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ या रेजिडुअल वैल्यू कभी भी चेंज हो तो इसका इफेक्ट प्रोस्पेक्टिव दिया जाता है, यानी जिस दिन चेंज हुआ उसके अगले दिन से इफेक्ट होगा, जिस दिन चेंज किया उसके अगले दिन से इफेक्ट होगा। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डेप्रिसिएशन टू पीपी कर दो या फिर डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना दो और डेप्रिसिएशन हर साल P&L में जाएगा। अब इसके बाद देखिए कंपोनेंट अकाउंटिंग, एक और टॉपिक है कंपोनेंट अकाउंटिंग आपके पास इस इंडिया में। कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या बोलता है? ये आपको बोलता है कि एक पीपी आपके पास, उस पीपी के अंदर कोई ऐसा पार्ट लगा हुआ है जिस पार्ट की सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, तो उसे आप सेपरेटली डेप्रिशिएट करें, उसे आप सेपरेटली डेप्रिशिएट करिए, ऐसा ये इंडियस बोलता है। लेकिन अगर उस पार्ट की, जिस पार्ट की सिग्निफिकेंट कॉस्ट है जो उस पीपी में लगा हुआ है, उसकी यूजफुल लाइफ और पूरी पीपी की यूजफुल लाइफ सेम है, तो सेपरेटली डेप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। सर समझ में नहीं आया क्या बोला आपने? तो ये एग्जांपल से समझ में आएगा, बिना एग्जांपल समझ में आ भी नहीं सकता। तो एग्जांपल देखो, एक कार है जो मैंने परचेस करी 20 लाख रुपए के देकर। मैंने शोरूम गया, शोरूम में देखी मैंने कार, 20 लाख रुपए का चेक दिया और कार परचेस कर ली। मेरे पास कार आ गई है। इस कार की यूजफुल लाइफ है 30 ईयर्स, पर मुझे पता चला इस कार में एक इंजन लगा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, कार है तो इंजन लग रहा होगा। इंजन जो है उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए, वो अकेला इंजन मार्केट में 5 लाख रुपए का आता है। पर क्या मैंने कार अलग से खरीदी है बाकी और इंजन अलग से नहीं? मैंने तो 20 लाख रुपए का चेक दिया, पूरी कार आई है, तो मेरी पीपी बुक्स में तो कार ही दिखाई देगी, मेरी पीपी बुक्स में कार ही दिखाई देगी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इस कार के अंदर एक इंजन लगा हुआ है जिसकी कॉस्ट होती है 5 लाख रुपए, और इस इंजन की यूजफुल लाइफ सिर्फ 5 साल ही है, पूरी कार की यूजफुल लाइफ 30 साल है। तो मुझे नजर आ रहा है सर ये जो पीपी है पूरी कार है, इसका एक पार्ट है इंजन जिसकी कॉस्ट क्या है? सिग्निफिकेंट है। 20 लाख रुपए में 5 लाख की कॉस्ट तो इसकी है और 30 साल की यूजफुल लाइफ कार की है, तो इस इंजन की 5 साल ही यूजफुल लाइफ है, यानी यूजफुल लाइफ भी डिफरेंस है और जो पार्ट है उसकी कॉस्ट भी सिग्निफिकेंट है। तो यानी इंजन को अलग से डेप्रिशिएट करो और कार के अदर पार्ट्स को अलग से डेप्रिशिएट करो, ऐसा ये इंडियस बोलता है। यानी इंजन पे आपको अलग से डेप्रिशिएशन निकालना है और अदर पार्ट्स ऑफ कार पे अलग से डेप्रिशिएशन निकालना है। तो इंजन 5 लाख का है, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, एसएलएम से डेप्रिशिएशन निकाले तो कितना है? 1 लाख रुपए हर साल का। और कार के अदर पार्ट्स पे डेप्रिशिएशन निकालो, अदर पार्ट्स कितने के बचे? सर टोटल कार 20 लाख रुपए की ली थी, उसमें 5 लाख का इंजन था, तो बाकी पार्ट्स 15 लाख के, उनकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 30 ईयर्स, तो उस पर डेप्रिशिएशन हो गया 50,000 पर एनम। तो अब मुझे बताओ कार का फर्स्ट ईयर एंड में कैरिंग अमाउंट क्या आएगा? सर 20 लाख की कार थी जिसपे टोटल डेप्रिशिएशन कितना लगा? 1 लाख तो इंजन पे, 50,000 अदर पार्ट्स पे, टोटल 1,50,000, यानी कितना कैरिंग अमाउंट बचेगा? 18,50,000। बुक्स में कार कितने की दिखाई देगी? 18,50,000। कई बार स्टूडेंट इसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं, वो पता है क्या समझ लेते हैं कि हम है ना पार्ट्स को अलग अलग डेप्रिशिएट करें ना तो बुक्स में भी ऐसा दिखेगा बैलेंस शीट में, कार इंजन 5 लाख रुपए का, अदर पार्ट्स 15 लाख रुपए के। ऐसी गलती मत कर देना। आपकी पीपी एक ही है, बुक्स में तो कार टोटल वैल्यू पे दिखाई देगी और बुक्स में डेप्रिशिएशन भी टोटल दिखाई देगा। हमारा टोटल डेप्रिशिएशन कितना है? 1,50,000, तो बुक्स में तो डेप्रिशिएशन टू कार 1,50,000, एक ही एंट्री पास होगी। तो सर ये क्या कर रहे हैं हम? ये सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं डेप्रिशिएशन निकालने के लिए। तो डेप्रिशिएशन की जो एक्सेल शीट बनाएगी कंपनी वर्किंग की, डेप्रिशिएशन वर्किंग की, उसमें अलग अलग डेप्रिशिएशन निकालेगी, कार का इंजन का अलग डेप्रिशिएशन और अदर पार्ट्स का अलग डेप्रिशिएशन। लेकिन बुक्स में तो एक ही डेप्रिशिएशन दिखेगा और एक ही कार की वैल्यू दिखेगी, वहां अलग अलग टुकड़ों में नहीं दिखाई देगी ये कार। बस कैलकुलेशन पर्पज से ऐसा कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे कार के इंजन की यूजफुल लाइफ भी 30 साल होती, तो आप चाहे पूरी 20 लाख की कार को 30 साल पे डेप्रिशिएट कर लो या 5 लाख के इंजन को 30 साल पे कर लो, 15 लाख को 30 साल पे कर लो, तो भी सेम ही अमाउंट आएगा। तो उस केस में ऐसा करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने नोट लिखा है अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाले पार्ट की यूजफुल लाइफ पीपी की यूजफुल लाइफ के बराबर है तो सर अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन सेम आएगी, क्योंकि हम बुक्स में तो प्रेजेंट कर ही नहीं रहे हैं ना अलग अलग, हम तो सिर्फ डेप्रिशिएशन की कैलकुलेशन के लिए ऐसा कर रहे हैं। समझ में आ गया ये आपको? ये ध्यान रखना है कंपोनेंट अकाउंटिंग। तो सर इसके कोई एग्जांपल है क्या और भी कार के इंजन के अलावा? बिल्कुल, जैसे इंजन कार में होता है ऐसे एयरक्राफ्ट का इंजन हो सकता है। इसके अलावा टरबाइन इन मशीन, एक मशीन होती है, जो बड़ी बड़ी मशीन होती हैं उनमें टरबाइन लगती है, टरबाइन यानी मोटर्स, तो वो मोटर्स एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट का पार्ट होती है।
इसके बाद इंटीरियर वॉल्स ऑफ अ बिल्डिंग। देखो जो आप बिल्डिंग बनाते हो ना, तो बिल्डिंग का ढांचा होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, सरियों से खड़ा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके अंदर फिर आप दीवारें बनवाते हो अंदर की, भाई इसमें 10 रूम का पार्टीशन दे दो, 4 रूम का पार्टीशन दे दो, वो दीवारें खड़ी करवाते हो। जो इंटीरियर वॉल्स होती है ना बिल्डिंग की, हो सकता है उनकी यूजफुल लाइफ अलग हो, उनकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट भी हो। ऑब्वियस सिग्निफिकेंट कॉस्ट तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पूरी बिल्डिंग बना रहे हो तो अंदर दीवारें जो खड़ी करवाओगे उनकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट आएगी, और उनकी यूजफुल लाइफ अलग भी हो सकती है। मैंने बोला कि मेरी बिल्डिंग का जो ढांचा है वो पूरा 50 साल कहीं नहीं जाने वाला, पर अंदर की दीवारें हैं ना 20 साल के बाद खराब होना, उनमें दरारें आना चालू हो जाएंगी, तो यानी वो यूजफुल लाइफ उनकी अलग है, तो उस केस में उनकी कंपोनेंट अकाउंटिंग हो जाएगी। इसके बाद आपकी रूफ ऑफ ए बिल्डिंग, जैसे इंटीरियर वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग है ऐसे रूफ ऑफ ए बिल्डिंग। आपकी जो बिल्डिंग है उसकी छत की यूजफुल लाइफ अलग हो सकती है, और आपकी जो छत होती है ना बिल्डिंग की, उसकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है। एक बिल्डिंग बनाने में मान लो 10 लाख रुपए लगे ना, तो हो सकता है अकेली एक छत गिरने में 3-4 लाख रुपए लग गए हो। तो रूफ की सिग्निफिकेंट कॉस्ट होती है और उसकी यूजफुल लाइफ हो सकता है अलग हो, कॉमन भी हो सकती है, कॉमन होगी तो कोई बात ही नहीं होगी, पर अलग हुई यूजफुल लाइफ तो हमें ऐसे कंपोनेंट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अलग यूजफुल लाइफ कैसे होती है, जैसे बिल्डिंग तो है जो 50 साल तक चलेगी, लेकिन हमने देखा इसकी जो छत है ना वो 20 साल में ही जवाब दे देगी, 20 साल में इसमें से सीलन आना चालू हो जाएगी, पानी टपकने लग जाएगा, दरारें आ जाएंगी, ठीक है। तो जो रूफ ऑफ ए बिल्डिंग है वो आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाला पार्ट है जिसकी कंपोनेंट अकाउंटिंग होगी। ऐसे मेजर इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉलिंग, ये भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट का पार्ट होता है पीपी का। आप एक मशीन लेके आते हैं, आप, और इसकी यूजफुल लाइफ है मान लो 20 साल की, लेकिन इस मशीन में आपने देखा कि 5 साल के अंदर, हर 5 साल में आपको इसका मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग करवानी पड़ेगी। मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग करवानी पड़ेगी जिसमें खर्चा 3 लाख रुपए का आएगा। सब 20, मान लो ये जो 20 साल की यूजफुल लाइफ की मशीन थी इसकी कॉस्ट थी 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कॉस्ट थी, जिसमें से इंस्पेक्शन का खर्चा जो हर 5 साल में आने वाला है वो कितना है, 3 लाख रुपए। जब आपने एक बार बताओ मशीन खरीदी होगी तो सामने वाले ने पहले इंस्पेक्शन वगैरह सब करके दी होगी। ये होता है जब भी आप बड़ी कंपनी से कोई भी बड़ी मशीन वगैरह खरीदते हैं, उनकी ऑलरेडी एक बार इंस्पेक्शन वगैरह सब होती है। जैसे आप कोई भी कार परचेस करते हैं तो उस कार की सारी टेस्टिंग सब कुछ करके वो आप लोगों को देते हैं, यानी एक बार उन्होंने इंस्पेक्शन वगैरह सब करके दी होगी, तो यानी इसके अंदर एक मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग की कॉस्ट इंक्लूडेड है, सिग्निफिकेंट पार्ट की कॉस्ट इंक्लूडेड है, जिसको 5 साल बाद वापस से आपको करना पड़ेगा। और यूजफुल लाइफ भी यानी उसकी कितनी है, 5 साल, पूरी मशीन की 20 साल, तो वो भी आपका सिग्निफिकेंट कॉस्ट का पार्ट हो सकता है। अब देखो इसके बाद अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाले पार्ट को आपको कभी रिप्लेस करना पड़ता है तो इसको सिंपल सा है, जैसे 20 लाख रुपए की मैंने कार खरीदी, 30 साल यूजफुल लाइफ है, और जो इंजन था उसकी 5 लाख की कॉस्ट उसके अंदर थी, उसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 साल, तो यानी इंजन तो 5 साल बाद खराब हो जाएगा, तो मुझे इंजन रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट वाला कोई पार्ट आपको रिप्लेस करना पड़ता है तो उस केस में आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग कैसे करोगे। तो आज के दिन मान लीजिए मुझे कोई पार्ट रिप्लेस करना पड़ा, तो आज के दिन मैं देखूंगा मेरी पीपी का, मेरी बुक्स में कोई कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, जिस दिन मैंने पार्ट रिप्लेस करा उस दिन मेरी पीपी का कैरिंग अमाउंट, कार को मैं एक बार पीपी मान लेता हूँ। इस कार के कैरिंग अमाउंट में मैं क्या करूं, नया इंजन इसमें लगा रहा हूं तो नए इंजन की जो भी कॉस्ट आई वो इसमें ऐड कर दूं, यानी कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू इंजन ऐड कर दूं। पुराना इंजन इसके अंदर लगा हुआ है, उसको बाहर निकाल के कचरे में डालूंगा, तो पुराना इंजन का कोई कैरिंग अमाउंट अगर इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो वो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट ऑन पार्ट रिप्लेसमेंट डेट, आपको मिल जाएगा न्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग होती है। आप लोगों के मन में एक डाउट आ सकता है सर कैरिंग अमाउंट ओल्ड पार्ट का तो बचना ही नहीं चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि सर इंजन की यूजफुल लाइफ 5 साल मानी थी, 5 साल में इंजन डेप्रिशिएट होकर जीरो हो गया और आज इंजन रिप्लेस करें, पर जरूरी थोड़ा है मेरे भाई ऐसा ही हो। मैंने सोचा था इंजन की यूजफुल लाइफ है 5 साल, पर मेरा इंजन 4 साल में ही जवाब दे गया, 4 साल बाद इंजन खराब। अब फिर भी 1 साल की यूजफुल लाइफ का जितना तो उसका कंपोनेंट दिख रहा होगा ना, वो उसका कैरिंग अमाउंट दिख रहा होगा, 4 साल बाद भी चेंज करवाना पड़ेगा। अब ऐसा तो वेट करूंगा नहीं, अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग तो अगले साल इंजन जीरो होगा ना, तब तक कार गैराज में खड़ी कर देते हैं और तब नया इंजन लगवाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं, वो तो आज क्या चेंज करोगे। तो अगर कुछ है तो आपको करना है, ऐसा दे रखा होगा। और एक और सिचुएशन होती है जिसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट आपको मिलेगा, वो सिचुएशन देखो अब आप, वो सिचुएशन कब होगी उसके लिए मैंने एक नोट लिखा है। क्वेश्चन में कई बार आपके साथ ऐसा होगा, ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा कि ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट कितना है, तो सर सिंपल सा जीरो मान लो, ऐसा नहीं मान सकते। आप सोचो ओल्ड पार्ट का कैरिंग अमाउंट गिवन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओल्ड पार्ट का इन्होंने जीरो टाइम पे ब्रेक डाउन ही नहीं किया होगा, ओल्ड पार्ट की कॉस्ट भी नहीं दे रखी क्वेश्चन में। ओल्ड पार्ट का आज के दिन का कैरिंग अमाउंट तो नहीं दे रखा, पर जिस दिन ये कार खरीदी थी मान लो, उस दिन इसमें इंजन कितने का लगा हुआ था वो कॉस्ट भी नहीं दे रखी। अगर वो कॉस्ट दे रखी होती तो अभी तक का डेप्रिसिएशन हटा के मैं कैरिंग अमाउंट पता कर सकता था।
लेकिन वो भी नहीं दे रखी। तो यानी पता क्या हुआ, जीरो टाइम पे मैंने कार खरीदी, बस कार यूज में लेना चालू कर दी, 30 साल यूजफुल लाइफ समझ के। मैंने दिमाग ही नहीं लगाया इसमें कोई सिग्निफिकेंट कॉस्ट का पार्ट है जिसकी यूजफुल लाइफ इस कार की यूजफुल लाइफ से अलग हो सकती है। मैंने पूरी कार की एक नॉर्मली डेप्रिसिएशन लगा के अकाउंटिंग करता जा रहा हूँ। तो यानी आज के दिन पार्ट रिप्लेस करना पड़ रहा है तो मुझे उसका कैरिंग अमाउंट मालूम होगा नहीं। तो अब मुझे अगर रिप्लेसमेंट की अकाउंटिंग करनी है, नया इंजन इसमें लगाना है, तो पुराने इंजन का कैरिंग अमाउंट भी हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो सर इसके लिए 3 स्टेप में वर्किंग करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले नए पार्ट की कॉस्ट ले लो, नए इंजन की आज के दिन क्या कॉस्ट आ रही है, नए इंजन की आज के दिन क्या कॉस्ट आ रही है। ये इंजन की कॉस्ट को आप है ना पीवी करके ले जाओ उस डेट पर जिस दिन पुराना पार्ट इंस्टॉल हुआ था, यानी जीरो टाइम पर, और आप अज्यूम कर लो ये नई इंजन की कॉस्ट को जिसको हमने पीवी किया, यही वो कॉस्ट थी ओल्ड पार्ट की, पुराने इंजन की ये कॉस्ट थी, ये आप अज्यूम कर लोगे। स्टेप 2 में आप कैलकुलेट करोगे पीवी ऑफ न्यू कॉस्ट, न्यू पार्ट की जो कॉस्ट है उसका पीवी कर लोगे टू द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ओल्ड पार्ट, और इसे आप ट्रीट कर लोगे ओल्ड पार्ट की कॉस्ट मान लोगे। ओल्ड पार्ट की कॉस्ट पता चल गई, अब कैरिंग अमाउंट बताना है तो बिल्कुल सिंपल सा है, अभी तक जो भी ईयर्स जा चुके हैं उनका डेप्रिसिएशन लेस कर दो इस ओल्ड पार्ट की कॉस्ट में से जो आपने स्टेप 2 में निकाली, तो इसका आपको आज के दिन का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। कैरिंग अमाउंट ऑफ ओल्ड पार्ट ऑन पार्ट रिप्लेसमेंट डेट, स्टेप नंबर 3 में आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी, क्या अजम्पशन, कि ओल्ड पार्ट की जो यूजफुल लाइफ है वो पीपी की यूजफुल लाइफ के बराबर थी। मान लीजिए इस एग्जांपल से समझिए, देखिए एक एग्जांपल लिखा मैंने कार परचेस करी 10 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ थी 10 साल, मैंने जीरो टाइम पे इसका इंजन वगैरह कुछ पता नहीं करा, कितने लाइफ है क्या है कुछ नहीं पता किया। 3 साल के बाद क्या हुआ, इसका इंजन खराब हो गया और मुझे रिप्लेस करना पड़ा। नए इंजन का खर्चा कितना आया, 2 लाख रुपए, डिस्काउंटिंग रेट है 10%, यानी पुराने इंजन का कैरिंग अमाउंट पता करना पड़ेगा मुझे। तो नए इंजन की जो 2 लाख रुपए की कॉस्ट है इसे पीवी करके जीरो टाइम पे ले जाऊं, तो 3 साल बाद रिप्लेस करना पड़ा, तो थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर से पीवी कर लो, यार है 1,50,200। अब ये क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पुराने इंजन की कॉस्ट, ये क्या है, जीरो टाइम पे पुराने इंजन की ये कॉस्ट इंक्लूडेड होगी कार की कॉस्ट में। अब इसमें से अभी तक का डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा तो मेरे को कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। आप में से कुछ लोग ज़्यादा समझ के इतना बोल सकते हैं कि सर 3 साल बाद आज रिप्लेस कर दिया ना, तो यानी पुराने इंजन का जो कॉस्ट थी वो 3 साल में डेप्रिशिएट कर दी होगी हमने, तो वो जीरो हो जानी चाहिए, तो वो जीरो नहीं हुई, वही तो दिक्कत है। अदरवाइज ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, वो जीरो हो जाती। तो हमने पुराने जो पार्ट था उसका ब्रेकडाउन ही नहीं किया, हमने पुराने पार्ट का ब्रेकडाउन ही नहीं किया। जीरो टाइम से मैं पूरी 10 लाख की जो कार थी उसको 10 साल में राइट ऑफ कर रहा था, 10 साल में डेप्रिसिएशन लगा रहा था, क्योंकि मैंने ब्रेकडाउन नहीं किया तो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं। तो यानी इंजन पे भी पूरा 10 साल में डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ, तो इसमें 10 साल पे आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, ये मान के आपको 3 साल का डेप्रिसिएशन लेस करना है इस इंजन के पार्ट पे, तो आपको इसका आज का कैरिंग अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये समझ जाओगे आप। इसके बाद आपको क्या चाहिए, आज के दिन पूरी कार का कैरिंग अमाउंट क्या है, 10 लाख की कार थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन हटा दो, 7 लाख की कार हो गई। इसमें से नए पार्ट के इंजन की कॉस्ट 2 लाख रुपए ऐड कर दो, पुराने इंजन का कैरिंग अमाउंट लेस कर दो, आपको आज के दिन का नया कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा कार का। चलिए, ये हो गई आपकी कंपोनेंट अकाउंटिंग खत्म। अब आ जाइए सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ पीपी एट ईच बैलेंस शीट डेट। हर बैलेंस शीट डेट पे अब आप पीपी को बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाओगे बैलेंस शीट में, इसकी बात करता है ये। हर बैलेंस शीट डेट पे पीपी आपकी बुक्स में, आपकी बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाई देगी। जीरो टाइम पे तो हमने रिकॉर्ड कर ली अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह पे, अब हर बैलेंस शीट डेट पे बुक्स में किस वैल्यू पे दिखाई देगी। उसके लिए 2 मॉडल बताए थे इंडियस ने, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। एंटिटी कोई सा भी एक मॉडल फॉलो कर सकती है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, जो भी वो फॉलो करना चाहे, इन्हें बोलेंगे अकाउंटिंग पॉलिसी। एंटिटी कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज कर सकती है, कॉस्ट मॉडल फॉलो करना चाहे, रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपी के लिए उसे सेम मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए मेरे पास मशीन है, तो जितनी भी मशीन है उन पे मैं मान लो कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा हूं, तो जितनी भी मेरे पास मशीन है सभी पे मुझे कॉस्ट मॉडल लगाना पड़ेगा। अब मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, इन पे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहता हूं, क्या लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं, लेकिन मेरे पास जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग है उन सब पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना पड़ेगा। तो मैं मशीन पे चाहूं तो कॉस्ट मॉडल लगा सकता हूं, लेकिन सभी मशीन पे कॉस्ट मॉडल लगाना पड़ेगा, और सभी लैंड एंड बिल्डिंग पे मैं रिवैल्यूएशन मॉडल लगाना चाहता हूं तो मैं लगा सकता हूं। ये होता है इसका मीनिंग। क्लास ऑफ एसेट का मतलब ऐसी एसेट जिनका नेचर और यूज सेम है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनको भी और डिटेल में लेके जाया जा सकता है, जो मैंने आपको लेक्चर में लेके बताया था, पर वो एग्जाम के लिए काम करनी है तो अभी अपन इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखो आपका कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल क्या बात करता है, कॉस्ट मॉडल में आपके बुक्स में अमाउंट किस वैल्यू पे दिखाई देगा, बैलेंस शीट में एसेट किस वैल्यू पे दिखाई देगी। सिंपल सा है, जो आप आज तक करते भी आ रहे हो, जिसे आप कैरिंग अमाउंट बोलते हो। बुक्स में जो बैलेंस शीट पे आपको एसेट दिखाई देती है उसे आप क्या बोलते हो, कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कैसे आता है, कॉस्ट मॉडल में जो उसकी कॉस्ट थी वो ले लो, उसमें से अभी तक का सारा डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो आपका कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा बस। और एक चीज और होती है, अभी तक का इंपेयरमेंट लॉस, वो लेस कर दो तो आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाता है। इंपेयरमेंट लॉस क्या होता है, ये इंडियस 36 में अपन देखेंगे, वहां इसका पूरा डिस्कशन करेंगे, तो अभी इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अब देखो रिवैल्यूएशन मॉडल, दूसरा है रिवैल्यूएशन मॉडल। इस केस में एसेट किस वैल्यू पे दिखाई देगी, ये डिस्कशन अब अपन करते हैं। एक मिनट, देखो रिवैल्यूएशन मॉडल में आप अपनी एसेट को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाओगे। तो रिवैल्यूएशन मॉडल बोलता है आप जो एसेट है ना उसे फेयर वैल्यू पे लेके आओगे, जो भी उसकी आज के दिन उनकी फेयर वैल्यू होगी ना उस पे दिखाओगे। यानी कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू है डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, यही कैरिंग अमाउंट हो जाएगा। इस पे दिखानी है ना सेट फेयर वैल्यू पे। इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे तो जो डेप्रिसिएशन है ना वो जो रिवैल्यूड अमाउंट आपने निकाला, जो नई फेयर वैल्यू निकाली उस पे लगेगा फ्यूचर में। जिस भी दिन आपने फेयर वैल्यू पे एसेट दिखा दी उस दिन से डेप्रिसिएशन नए अमाउंट पे लगेगा, नए रिवैल्यूड अमाउंट पे लगेगा फ्यूचर पीरियड के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे आप, रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग कैसे करेंगे, यानी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो उसके लिए आपको दो केस कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला केस, अगर मैं डेप्रिसिएशन पीपी में डायरेक्टली चार्ज कर रहा हूँ, यानी डेप्रिसिएशन टू पीपी ये एंट्री पास कर रहा हूँ, तो इस केस में इसका क्या मतलब है, जो पीपी है वो मेरी बुक्स में किस पे आ रही होगी, डायरेक्टली नेट कैरिंग अमाउंट पे। मान लीजिए 100 रुपये की कॉस्ट की पीपी थी, 20 रुपीज़ उस पर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, डेप्रिसिएशन टू पीपी 20, तो पीपी का नेट बैलेंस ऑटोमेटिकली कितना हो गया होगा मेरी बुक्स में 80 रुपीज़। तो यानी 80 रुपीज़ नेट कैरिंग अमाउंट है, नेट कैरिंग अमाउंट बोलते हैं इसे, नेट कैरिंग अमाउंट है मेरी बुक्स में, उस पर पीपी दिखाई दे रही होगी बैलेंस शीट में। अब मेरे को इसको फेयर वैल्यू पे लाना है, तो उसके लिए फेयर वैल्यू देखो क्या है, फेयर वैल्यू मान लो 120 रुपीज़ है, पीपी बुक्स में कितने पे आ रही है 80 रुपीज़ पे, नेट कैरिंग अमाउंट 80, फेयर वैल्यू ज़्यादा है यानी वैल्यू बढ़ रही है एसेट की। एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब फायदा होना, आपको एसेट की वैल्यू बढ़ना मतलब फायदा, तो आपको रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है। एंट्री क्या होगी, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो पीपी डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन, टू रिवैल्यूएशन गेन कितना 120 माइनस 80 यानी 40 रुपीज़ फेयर वैल्यू माइनस नेट कैरिंग अमाउंट। इसके बाद इसका दूसरा सिनेरियो, नेट कैरिंग अमाउंट है 80 रुपीज़ लेकिन फेयर वैल्यू हो गई 60 रुपीज़। फेयर वैल्यू कितनी है 60, यानी असेट बुक्स में 80 पे आ रही है, फेयर वैल्यू है 60, यानी वैल्यू कम हो गई, इसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू गिरानी है, पीपी की वैल्यू गिरानी है, तो 2 पीपी डेबिट में रिवैल्यूएशन लॉस कितना, नेट कैरिंग अमाउंट माइनस फेयर वैल्यू। ये आपकी एंट्री हो जाएगी, सिंपल सा था ये वाला केस। अब सेकेंड केस, अगर हम डेप्रिसिएशन पीपी में चार्ज करने के बजाय उसका प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में बताओ हम एंट्री क्या पास कर रहे होंगे। उस केस में हम डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये एंट्री कर रहे होंगे, यानी पीपी जो है वो तो बुक्स में सर ग्रोस अमाउंट पे आ रही होगी, अपनी कॉस्ट पे आ रही होगी। 100 रुपये की पीपी थी तो वो 100 रुपये पे दिखाई दे रही होगी। डेप्रिसिएशन 20 रुपये का था तो डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो गया होगा 20 रुपीज़। यानी बैलेंस शीट में देखो क्या हो रहा होगा, पीपी तो आ रही होगी 100 रुपये की और इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ रहा होगा 20 रुपीज़ का, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20 का, पीपी 100 रुपये की। तो पीपी जिस कॉस्ट पे आ रही है उसे बोला जाता है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, और डेप्रिसिएशन का बैलेंस है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से, ठीक है। तो यानी इस केस में नेट कैरिंग अमाउंट कितना है, हम बैलेंस शीट में ऐसा तो करते नहीं, एसेट में ग्रोस अमाउंट दिखा दिया और लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखा दिया, ऐसा तो हम करते नहीं। हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते टाइम तो क्या करेंगे, पीपी लिखेंगे 100 रुपये की, उसमें लेस करके दिखाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन